आधी रात का वक़्त था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी जब आसिर की आँख खुल चुकी थी। वो शाबिर की बाहों में कैद थी, इसकी सांसें शाबिर के सीने से टकरा रही थी। "शाह उठे ना, मेरा दिल कर रहा है कुछ खट्टा खाने को।" आहिस्ता से इसने सर उठाया और मध्यम आवाज़ में कहा। शाबिर ने आंखें बंद रखते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। "अभी इतनी रात को?" "हाँ, बहुत दिल कर रहा है कुछ खट्टा सा।" आसिर ने थोड़ा सा मुँह बनाया। शाबिर ने आंखें खोलते से देखा और आहिस्ता से इसके चेहरे पर हाथ फेरा। "तुम्हारे नखरे भी कितने प्यारे लगते हैं इस वक्त।" वो थोड़ा सा झुका और आसिर के लबों पर नरमी से बोसा दिया। "बताओ क्या खाओगी, इमली लाऊं या कच्चे आम?" शाबिर ने मुस्कुराकर इसे और करीब किया। "कुछ भी, सब चलेगा।" वो शरारत से मुस्काई थी। अच्छा तो ऑप्शन में सब चलेगा। फिर ऐसा करते हैं, पहले तुम्हें थोड़ा सा रोमांस खिलाता हूँ, फिर बाकी फरमाइशें भी पूरी करेंगे। शाबिर की बेबाकी पर आसिर की सांसें उलझने लगी, चेहरा लाल हो गया। वो शाबिर की बाहों में सिमट सी गई थी। "लाकर देना।" इसकी जो सारतें बढ़ती चली जा रही थी, आसिर ने फिर इसे याद करवाया। "करता हूँ कुछ यार।" वो नरमी से इसके होठों को चूमता एक बार फिर से खोने लगा। "आप इतनी रात को इमली और कच्चे आम किधर से लाएंगे?" आसिर ने मासूमियत से पूछा। आंखों में बेचैनी और मुंह में पानी भर आया था। अब मकसद सिर्फ इमली या कच्चा आम खाना नहीं, बल्कि शाबिर की जो शर्तों से बचना भी था। शाबिर ने हंसते हुए से और करीब किया। "मेरी जान, तुम्हें रात के इस पहर अपने शाशाई को अकेला बाहर भेजते हुए जरा भी डर नहीं लगता?" आसिर ने हैरत से देखा था। "अरे, खुद ही तो कह रहे थे कि लाऊंगा।" वो घूर कर रह गई। शाबिर ने इसके गाल थपथपाए। "मेरा चांद, तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, दिल बहलाने की। लेकिन सच कहूँ तो इतनी रात को कहाँ से मिलेगी इमली और कच्चे आम? कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मैं?" इसके लहजे में शरारत थी, आंखों में चमक और होठों पर हंसी। तो फिर आसिर ने जिद्दी लहजे में पूछा। "मेरा चांद, तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है।" इसकी आवाज़ में मोहब्बत थी। आसिर की आंखों में सवाल था। अजीब आदमी था, इसे कंफ्यूज कर रहा था। इसकी फरमाइश पूरी करना भी चाहता था या नहीं? ना हाँ कर रहा था, ना कर रहा था। वो उलझ कर रह गई थी। तो फिर वो इमली कच्चे आम कहाँ हैं? शाबिर ने मुस्कुराकर इसकी आंखों में झांका। "अभी चाहिए?" आसिर की नजरें अब चमक रही थी। "हाँ, लेकिन आप तो कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं।" इसकी आवाज़ में चैलेंज था, जैसे वो चाहती हो शाबिर इस चैलेंज को कबूल करे। शाबिर ने इसका चेहरा और करीब किया। "हाँ, कर सकता हूँ यूँ अपनी चांद के लिए कुछ भी।" शाबिर ने इसके होठों के करीब आकर कहा था। तुम्हारी हर तुम्हारी हर ख्वाहिश को हकीकत बनाकर दिखाऊंगा, बस तुम मेरी हो जाओ।" फिर वो इसके होठों के करीब आया। "उफ शाह, मैं तो आपकी ही हूं ना, पक्की पक्की। चले लाकर दे मुझे इमली और अचार।" इसकी आवाज़ में एक नरम सी सरगोशी थी। शाबिर ने मुस्कुराकर कहा। "तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी।" वो इसकी गर्दन पर होंठ रखकर इसकी सांसों में अपनी रगों की रवानी शामिल करने लगा। "तो फिर लाकर देना कच्चे आम और इमली, मेरे प्यारे शाह।" इसकी आवाज़ में एक चैलेंज था। आज वो इसे बातों में नहीं बहला सकता था। इमली और कच्चे आम। वो सर दाग भर कर रह गया। "क्यों? आप क्या समझते हैं कि आप मुझसे वादे ही करेंगे? मुझे चाहिए सच्ची।" अब के इसके होंठ बाहर आने लगे थे। बिल्कुल बच्चों सा अंदाज था। वो इससे ज़रूरत से ज़्यादा ही लाड उठवाती थी। "तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा था, बस तुम्हें सिर्फ हाँ कहना था। लाकर दी? हाँ, अब कर दी। लेकर दी? हाँ, अब लाकर दें।" असीर बिना इसके जज्बात समझे जल्दबाजी में बोली थी। "ये हाँ भारी पड़ सकती है।" वो उसके लबों के किनारों पर अपने लब रखते हुए बोला। "इमली और कच्चे आम।" असीर की सुई एक ही जगह अटकी हुई थी। शाबिर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। "तुम्हारा शाह तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है असीर।" इसने इसकी आंखों में देखा और फिर सरगोशी की। "करें फिर खुश, अब देखो मैं कैसे जादू से लाता हूँ इमली और अचार, इमली और कच्चा आम।" वो मुस्कुराकर कहता बेड से उठा कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा। "तुम्हारी हाँ कहने के बाद कुछ भी मुमकिन है। मैं अभी वापस आकर बताता हूँ कि तुम्हारी इस हाँ का क्या मतलब था।" इसकी नज़रें असीर पर टिकी रही और असीर ने चुपचाप आंखों से मुस्कुराकर इसे जाने दिया। तकरीबन 5 मिनट के बाद शाबिर के कदमों की आवाज़ दूर से सुनाई दी थी। असीर की नज़रें चमक रही थी। चंद लम्हों के बाद शाबिर वापस आया। इसके हाथों में एक छोटा सा थैला था और इसके अंदर कुछ था। "आज सुबह जब मैं अपने काम के लिए बाहर जा रहा था, शकीला बता रही थी कि तुम्हारा ये सब कुछ खाने का दिल कर रहा है, इसलिए मैं लेकर आया था। लेकिन इस वक्त तुम्हें नहीं दिखाया, क्योंकि ये कोई हेल्दी चीज़ नहीं है जो तुम्हें ज़्यादा खा सको।" वो प्लेट में कच्चा आम निकालता हुआ छुरी से इसकी स्लाइस बनाकर इसे देने लगा। लेकिन इसने हाथ से एहतियात की थी कि वह एक हद से ज़्यादा से कुछ भी ना देने वाला नहीं था। आम खिलाकर वह आसिर के गाल पर एक बोसा देता इसे अपने सीने में छुपा गया था। "तुम्हारी हर बात, हर ख्वाहिश मेरी जिंदगी है आसिर।" इसकी आवाज़ में इतनी गहराई थी कि आसिर का दिल मजीद धड़कने लगा। "तुम्हारी खुशी में मेरी दुनिया छुपी है।" वो हर लम्हे मैं इसके लब्बों को चूमता इसे खुद में कैद कर रहा था। "चलो अब आओ, मैं तुम्हारी हाँ का मतलब समझाता हूँ।" वो इसे अपनी बाहों में कैद करते हुए शरारत से बोला। "नहीं शाह, मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही है।" वो खिलखिलाई थी। "ऐसी की तैसी तुम्हारी नींद की।" इसकी खिलखिलाहटों को अपने लबों में कैद करता वो इसके नाजुक से वजूद को खुद में समोने लगा था। जबकि आसिर की धड़कनें सुनते हुए इसमें कैद हो गई थी। "क्या? आशु ने तुम्हें थप्पड़ मारा?" मुजावर ने हैरत का इजहार तो किया, मगर चेहरे पर शरारत सी वाजिया थी, जैसे ये दिन इसकी जिंदगी की यादगार दिनों में शामिल हो गया हो। वो हैरान कम था, ज्यादा लुत्फ अंदोज हो रहा था। शाबिर की हंसी तो जैसे रुकी ही नहीं थी। कहका बेसाख्ता दिल से निकला और पूरे छत में गूंजा था। ये दिन तो वाकई
ये दिन तो वाकई सुनहरी लफ्जों में लिखा जाना था। वारिद शाह को उसकी बीवी ने थप्पड़ मार दिया था। हंसी से दौड़े होते हुए मुजावर की तरफ देखा। अब तक हमारे खानदान में ऐसी हरकत किसी ने ख्वाब में भी नहीं की और आशु ने तो वो हकीकत बना दी। मुजावर शाविर के हाथ पर हाथ मारते हुए बोला, हाथ छोड़ो शाविर, हमारे खानदान की औरतों ने तो आज तक अपने शोहरों को आंख उठाकर भी नहीं देखा और यहाँ वारिद शाह जैसे शेर को एक नाजुक सी लड़की ने थप्पड़ जड़ दिया। मुजावर ने अचानक गर्दन मोड़कर वारिद की तरफ देखा था। ओहो भाई, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, तेरी बीवी भी दिन रात तुझे उंगलियों पर नचाती है, इसने शाविर को खड़का था। और अब मुजावर शाह साहब, आप भी किसी से कम नहीं, कहीं बार पिटते पिटते बच गए हैं रूहा के हाथों, इसलिए जरा आहिस्ता हंसो मेरे सामने। वारिद ने हिसाब हलवाक किया था, वैसे भी इतना जोर से मारी थोड़ी मारा था, हर बस हल्का सा था। इसके चेहरे पर हाथ फेरा जैसे वहां का निशान छुपाना चाहता हो, मगर वो सुर्खी शायद इसके झूठ का मुंह चिरा रही थी। शाविर और मुजावर के कह के एक बार फिर से बुलंद हुए, इतने ऊंचे कि अगर दीवार सुन सकती तो वो भी मुस्कुरा देती। और कुछ फासले पर खड़ा बरसम शाह चुपचाप इनकी हंसी में अपनी मुस्कुराहट छुपाए दिल ही दिल में इनकी हालत के खूब मजे ले रहा था। वो चारों ऊपर बैठे अपनी मखसूस महफिल हंसी मजाक में मसरूफ थे, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। कह कूचाई की खुशबू और चुटकुलों का माहौल गर्म था। जब नीचे से मुनीर को जाते देखा गया, वो खामोशी से बाहर निकलने की तैयारी में था। जब बरसम की नजर इस पर पड़ी और वो बेसाख्ता बोल उठा, ओए मुनीर, कहाँ जा रहे हो? ऊपर आओ, चलो मिलकर चाय पीते हैं। बरसम का लहजा दोस्ताना था, बल्कि बेफिक्री वाला, जैसे मुनीर वाकई ही इनका करीबी हो। मुनीर एक लम्हे को रुका, फिर अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कदम पलटकर ऊपर की तरफ आ गया। इसके चेहरे पर वही सादा शरीफ सा तासर था जो बाकी सबको धोखा दे रहा था। वो बैठा तो बाकी सबने भी गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया, जैसे वो हमेशा से इनका दोस्त हो। अचानक ही सभी से बात करने लगे, इसे अहमियत देने लगे। लेकिन मुनीर की आंखों के पीछे एक और ही दुनिया आबाद थी। ही दिन में वो बेहद खुश था, बल्कि मतमीन। कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना रहा हूँ इन सबको, और कितने बेवकूफ़ निकले ये सब, खासतौर पर शाह बरदर। वो चेहरे पर मुस्कुराहट से जाई ने देख रहा था। इसके चेहरे पर कोई मकारी नहीं थी, ना ही कोई शक, बस एक सादा सी मुस्कुराहट, मगर इसके अंदर चलने वाली साजिशें तेज रफ्तार आग की तरह बढ़ रही थी और किसी को खबर तक न थी। बहुत खुशी हुई तुमसे शाविर की पार्टी में शामिल हो गए, अब बताओ हमें पार्टी कब दोगे? वारिद ने पहली बार से बेतकल्फी से बात की थी। पार्टी तो आज ही हो जाएगी। नहीं भाई, हम इस पार्टी की बात नहीं कर रहे, दोस्तों को अलग पार्टी दी जाती है, इनको दिल से खुश किया जाता है, हमें अलग से पार्टी चाहिए जनाब। ओह, तो तुम दोस्तों की पार्टी की बात कर रहे हो? आज रात को मैं पार्टी में शामिल हो जाऊँ, इसके बाद दूंगा तुम लोगों को शानदार किस्म की पार्टी होगी, वह मुस्कुराते हुए बोला था। इसी दौरान इसकी नजर वारिद पर पड़ी, जो अब मुकम्मल तौर पर खड़ा था। कल तक वो व्हील चेयर पर था, आज आराम से सबके साथ बैठा हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? मुनीर ने सोचा, लेकिन इसने कोई सवाल नहीं किया था। पार्टी तो मैं दूंगा तुम्हें, शाविर ने हाथ में पकड़ी पिन ड्राइव को देखते हुए अजीब से लहजे में कहा। मुनीर चूक गया, इसने फौरन शाविर की तरफ देखा था, क्योंकि मुनीर अब मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है ना? शाविर के लहजे में हंसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। मुनीर ने जबरदस्ती मुस्कुराहट से बात को संभालने की कोशिश की थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जैसे दोस्तों के साथ रहना फख्र की बात है। लेकिन इसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, अचानक से कुछ हुआ था। अब वो खुद को इतना महफूज नहीं समझ रहा था जितना कुछ देर पहले महसूस कर रहा था। शाविर के अंदाज में कोई ऐसी बात थी जो सीधी दिल में चुभ रही थी। परिविश अपने कमरे में बैठी आज की गई शॉपिंग को तरतीब से बैग्स में रख रही थी। इसकी आंखों में खुशी थी, दिल में सुकून। पहली बार वो अक्षी और अखलास की बेटी से मिलने जा रहे थे। इसी खुशी में से नन्ही सी परी के लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें ली थी, छोटे छोटे फ्रॉक्स, जूते, गुड्डियां और एक नरम सा कंबल। वो हर चीज को बड़े प्यार से समेट रही थी। तभी अरताश कमरे में दाखिल हुआ, चेहरे पर गहरी परेशानी थी, आंखें सुर्ख, माथा शिकन आलूदा। परिविश फौरन ही अलर्ट हुई थी। क्या हुआ अरताश, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसका फोन आया था? इसने घबरा कर पूछा, लेकिन अरताश खामोश बैठा रहा, जैसे कोई फैसला करना इसके बस से बाहर था। परी, वो वहीद ने हम पर केस कर दिया है। कुछ देर बाद इसने धीरे से कहा तो परिविश का दिल धड़क उठा था। केस? किस बात का? इसके पास सबूत है कि मूसा हमारा बेटा नहीं है और सब में अहमद इसका साथ दे रहा है। अरताश ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए गहरा सांस लिया था। अहमद आपका कजन? हाँ, मेरा सगा तायाजाद, वो शख्स जिसे हमने भाई माना, जिसके साथ बचपन गुजारा, आज वो पैसों के लिए हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अरताश की आवाज में दर्द था, दुख था और धोखे का करब छुपा हुआ था। वो लोग सच में यकीन के काबिल नहीं हुए थे। हमें कल ही सुबह कोर्ट में पेश होना होगा, इसने जैसे फैसला सुना दिया था। परिविश ने फौरन मूसा को गोद में उठा लिया। वो जो आज से ये सोचकर खुश थी कि मूसा अब इनका है, हमेशा इनका ही रहेगा, आज दिल में अनजाना सा खौफ उतर आया था। इसने मूसा को अपने सीने से लगाया, आंखों से आंसू बहने लगे थे। नहीं, हम मूसा को नहीं खोने देंगे, ये हमारा है, हमारा बच्चा है। इसके जज्बाती होने पर ताश ने इसके पास आकर बैठे हुए इसके आंसू साफ किए थे। हम इसे कभी किसी को नहीं देंगे परी, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, आज कोई भी हमसे हमारा बेटा नहीं छीन पाएगा। बस यकीन दिला रहा था, जबकि खामोशी कमरे में सिर्फ दिलों को धड़कन सुनाई दे रही थी और माँ की गोद में सहम का छोटे एक नन्हे वजूद की सांसें। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वारिद की आंखों से जैसे रोशनी फूटी थी। जब कमरे का दरवाजा हल्की सी चिचराहट के साथ खुला, उसकी नाराज बीवी सामने आई। वारिद को जैसे इसी लम्हे का इंतजार था। वह जट से कमरे में दाखिल होता बेड पर नींद दराज हुआ था। इसकी नजरें फौरन ही नन्ही आदिया पर जा पड़ी, जो अपने नन्हे हाथ पांव हिलाती मुस्कुराहटे बखेरती इसके इंतजार में बैठी थी। वारिद ने फौरन से बाहों में भरकर इसके गालों पर बोसा दिया। बाबा की शहजादी, मेरे दिल का चैन। आदिया इसके लमस पर खिलखिलाकर हंसी और दोनों बाबे जैसे अपनी ही एक अलग दुनिया में खो गए थे। जीनत, जो अब अंदर आने के बावजूद फासले पर खड़ी थी, गुस्से से बोली,
वालिद प्लीज निकल जाए इस कमरे से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह, कितनी नाशुक्री बीवी हो तुम। शोहर सिर्फ एक दिन में चलने के काबिल हो गया, तुमने खुशी के 2 लफ्ज तक नहीं बोले, उल्टा चेहरा बनाए कर ही हो। वालिद ने सर झटकते हुए डरमाई अंदाज में कहा था। फिर हंसते हुए शरारत से बोला, अगर मेरा बेड पर सोना तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है तो कसम से टांगे काट कर बैठ जाऊंगा यहाँ हमेशा के लिए। वो शरारती अंदाज में बोला तो ज़िन्नत तरफ उड़ी थी। अल्लाह न करे वालिद, आप कैसी बातें कर रहे हैं। इसकी आवाज़ में दुख था, आंखों में नमी छलकने लगी थी। वालिद के चेहरे पर नरमी उतर आई। इसने आदिया को बेड पर लेटाते हुए ज़िन्नत की तरफ मोहब्बत से देखा था। मेरी जान, मैं कुछ भी गलत नहीं कहूँगा, बस तुम अपनी नाराज़गी खत्म कर दो। देखो, कल हमें बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। ज़िन्नत ने हैरत से देखा था। कैसा काम? अंदाज में गुस्सा था। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और कस्टडी का केस भी करना है। वो संजीदगी से बोला। ज़िन्नत का दिल जोर से धड़का था। अभी तो वो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि वो कहीं नहीं जा रही, लेकिन वालिद की बात सुनकर वो उलझन में पड़ गई थी। कस्टडी? किस चीज़ की कस्टडी? ये सब कुछ क्या हो रहा है वालिद? इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिल में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई थी। अभी सब कुछ बताने के मूड में नहीं है, थोड़ा बहुत काम निपटाना है। मैं तुम्हें शाम में मिलता हूँ, तुम अपनी तैयारी सुबह तक कर लेना, हमें लाजमी जाना है। वो प्यार से उसके गाल खींचता कमरे से निकल गया था, क्योंकि ज़िन्नत हैरान परेशान सी खड़ी थी। शाम का वक्त था, सारी मुलाजमाएं घर जा चुकी थी। खाना खाने के बाद अब सब लोग बाहर लॉन की तरफ बैठे हुए थे। मिराल ने सबके सामने खाना नहीं खाया था और ना ही किसी को मिराल की परवाह थी। और मिराल के लिए खाना तैयार कर रही थी। हांडी में चम्मच चलाते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी, दिल जोर से धड़का था। एक साया सा महसूस हुआ था, बिल्कुल करीब, जैसे कोई इसकी पुश्त पर खड़ा हो, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। किचन खाली था, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। फिर भी वो यकीन से कह सकती थी कि वो अकेली नहीं है। इसकी इसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। कमर में कंपकपी सी तोड़ गई और हाथों में पकड़ा चमचा लरस गया था। अब तो जैसे हर लम्हा इसे महसूस होने लगा था कि कोई इसे घूर रहा है, कोई सांस ले रहा है बिल्कुल इसके आसपास। वो डर के मारे किचन से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक एक तेज आवाज आई। ठक, किचन की खिड़की से कुछ आ गिरा था। वो हड़बड़ा कर पीछे हटी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फर्श पर एक पत्थर पड़ा था जो किसी कागज में लिपटा हुआ था। हाथ कांपते हुए इसने वो पत्थर उठाया था और जैसे ही कागज खुला, इसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। नूरम, जवान होकर तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मेरा दिल तो तुम्हें छूने के लिए बेकरार हो गया है। लफ्ज़ों में ऐसी गंदगी और गजालत थी कि नूरम के जिस्म का रोआ रोआ कांप उठा था। इसके हाथ से कागज छूटा और अगले ही लम्हे वो चीख पड़ी। इसकी आवाज़ खौफ से भरी हुई थी। इस लम्हे वो किचन में तनहा नहीं थी, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जज्बाती तौर पर भी। वो बेहद तनहा महसूस कर रही थी। रूहा ने तेजी से किचन में कदम रखा, जहाँ नूरम जमीन पर बैठी चीख रही थी। इसके चेहरे पर वहशत और आंखों में खालिस खौफ था। वो खुद को गले लगाकर कांप रही थी, जैसे किसी ने इसके दिल को चीर दिया हो। नूरम नूरम रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ। रूहा घुटनों के बल बैठकर इसे अपने साथ लगा चुकी थी। किस चीज़ से डर रही हो तुम? क्या हुआ है? वो नरमी से पूछने लगी। नूरम के कामते हाथ एक तरफ इशारा करने लगे थे। रूहा की नजर जैसे ही इस पत्थर पर पड़ी, इसके साथ एक कागज पड़ा हुआ था। इसकी आंखें लम्हे में सुर्ख होने लगी। वो कागज उठाया, इस पर चंद लफ्ज लिखे थे। रूहा का दिल एक लम्हे को रुक गया, लेकिन अगले ही पल इसके अंदर एक अजीब सी आग भड़क उठी। तुम इस चीज़ से डर गई हो? वो जैसे चीख पड़ी। इस गंदगी भरे कागज से ये चंद लफ्ज। इसने कागज को मिट्टी में दबोच लिया। ये गलीस अल्फाज तुम्हें तोड़ नहीं सकते नूरम, तुम वो लड़की हो जो हर तूफान से लड़ सकती है। नूरम अभी भी लरस रही थी। इसके होठों से सिर्फ एक मध्यम आवाज निकली। रुका, वो फिर से आ गया। वो मुझे देख रहा है। नूरम बुरी तरह से कांप रही थी। इसने नूरम के कंधे को थामा। चुप नूरम, रूहा ने जबरदस्ती से कहा और आंसू बहाती नूरम का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। एक आंसू भी नहीं चाहिए मुझे, कांपना बंद करो। इस इंसान से डर रही हो तुम, जिसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम्हारे सामने आ सके। इसके लहजे में वही ताकत थी जो किसी तूफान को चीर दे। कभी हाल में, कभी किचन में, कभी छत पर छुप छुप कर तुम्हें डरा रहा है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा सामना करने की इसकी औकात नहीं। बेआसरा बेसहारा नहीं हो तुम। रूहा ने उंगली से जमीन पर पड़े कागज की तरफ इशारा किया था। यही इसकी असलियत है, एक बुज़दिल जो अंधेरे में वार करता है, सामने नहीं आ सकता। नूरम की आंखों में आंसू जम गए थे, लेकिन रूहा की बातों ने इसे झंझोड़ दिया था। तुम इस बुज़दिल इंसान से डरकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। क्या है वो? कुछ नहीं, सिर्फ एक मामूली गंदा कमजोर इंसान, और हम इसे जीतने देंगे? कभी नहीं। अचानक कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। बरसम और मुजावर किचन में दाखिल हो चुके थे। इसकी नजरें एक पल के लिए रूहा पर टिकी थी, जो शेरनी की तरह इसको सीने से लगाए बैठी थी। किचन के दरवाजे के बाहर खानदान के बाकी अफराद भी खामोशी से खड़े हो चुके थे। इसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन रूहा की गरजती आवाज़ ने सबके दिल दहला दिए थे। वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है, इसकी इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो सके, लेकिन अब बहुत हो गया। वो तुम्हारी जिंदगी पर अपना साया भी नहीं डाल सकता नूरम, क्योंकि अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ नूरम, क्यों डर रही हो तुम? क्या तुम्हें खुदा पे यकीन नहीं है? रूहा की आवाज़ में एक लरजती हुई गूंज थी, जैसे हर लफ्ज़ नूरम के दिल में चुप रहा हो। क्या वाकई के मामूली इंसान तुम पर इस कदर हावी हो गया कि तुम अपने रब पर भी भरोसा ना कर सको? रूहा, नूरम ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन रूहा की रुकी नहीं। इसका लहजा बुलंद और मजबूत होता जा रहा था। जानती हो नूरम, मैंने 3 महीने कैसे मर्द के साथ गुजारे अकेले। इसके अल्फाज में दर्द भी था, फखर भी। वह शख्स दिन रात मेरी इज्जत पर नजर रखता था। इसकी आंखों में सिर्फ गंदगी थी, मेरा वजूद इसे दावत लगता था, लेकिन मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े होना सीखा। रूहा ने अपनी मुट्ठी बेच ली, जैसे वह लम्हा दोबारा जी रही हो। मैंने इसे हर बार हरा दिया। वो मेरी तरफ आया और हर बार जलील होकर वापस गया, यहाँ तक कि जब इसने मेरी इज्जत पर हाथ उठाया, मैंने इसका बाजू तोड़ दिया। अब रूहा का चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखें नमी से चमकने लगी थी, मगर आवाज में सिर्फ जुर्रत थी। तुम इससे डर रही हो, चुप कर जो वार कर रहा है, जो सामने आकर कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं रखता। तुम कमजोर नहीं हो नूरम, तुम्हें सिर्फ याद दिलाने की जरूरत है कि तुम कितनी मजबूत हो। मैं भी औरत हूँ नूरम, खुदा
रूहा का लहजा अब थरथरा रहा था, मगर कमजोरी से नहीं, हिम्मत से। मैं भी कमजोर थी, अकेली थी, सहमी हुई थी, लेकिन मेरा खुदा पे यकीन इतना मजबूत था कि इसने मुझे किसी घटिया मत के सामने झुकने नहीं दिया। इसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो नमी कमजोरी नहीं, आग थी। मर्द खुद को ताकतवर समझता है, लेकिन याद रखो, इसे इस दुनिया में लाने वाली भी एक औरत ही है। वो जिस माँ के पेट में से पैदा होता है, वो भी औरत है, और वो माँ भी एक दिन किसी की बेटी थी, किसी की बहन, किसी की बीवी। रूहा ने नूरम का चेहरा थाम कर इसे सीधा देखा। तो फिर क्यों डरे हम, क्यों झुके? मैं तुम्हारी जगह होती नूरम, तो मैं इस दरिंदे को मार डालती, इसे नोच डालती, इसकी आंखों से इसकी दरिंदगी में निकाल कर बाहर फेंक देती। इसकी आवाज़ अब पूरी हवेली में गूंज रही थी। किचन में मौजूद सब लोग साथ थे। तुम इससे डर गई हो, जो सामने आकर तुम्हें देखने की भी हिम्मत नहीं रखता, जिसकी ताकत सिर्फ एक कागज पर लिखी धमकियों में है। नूरम, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस भूल गई हो कि तुम कौन हो। तुम औरत हो, औरत कमजोर नहीं होती। ये बात तुम्हें साबित करनी होगी कि तुम बहुत मजबूत हो, नहीं डरती किसी से। मैं मजबूत हूँ रूहा। नूरम की आवाज़ में कमकमाहट थी, लेकिन इसकी कमकमाहट के नीचे कहीं गहराई में एक तूफान पल रहा था। मैं नहीं डरती किसी से। इसका जिस्म लरज रहा था, होंठ खुश्क थे, आंखों में आंसू से नम, लेकिन इसकी आंखों में अब वो हालीपन नहीं था। वो हालीपन अब गुस्से में जलता हुआ कोयला बन चुका था। अगर वो मेरे सामने आया ना, वो उठकर अपने कदम पर खड़ी हुई, फिर झुककर जमीन से एक पत्थर उठाया जैसे वो इसका चेहरा हो, तो मैं इसे नोच डालूंगी। इसके गोश्त के टुकड़े करके इसकी माँ के हाथ में दे दूंगी। वो चीख रही थी। इसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी जंजीर में जकड़े इंसान को बरसुबा जुबान मिली हो। मैं इसे नहीं डरती। इसका सर हल्के से पीछा हुआ, बाल बिखर कर चेहरे से हट गए। वो पूरी शिद्दत से चीखी थी, नहीं नहीं डरती मैं इससे। वो आए ना मेरे सामने तो देखना, मैं इसे वो दर्द दूंगी कि जिंदगी भर चीखेगा। इसके हाथ से पत्थर छूटकर जमीन पर गिरा, लेकिन वो नहीं रुकी। वो मुसलसल चीख रही थी, चिल्ला रही थी जैसे बरसों का जहर निकाल रही हो। मैं वानिया का बदला लूंगी, मैं इसका गुरूर तोड़ूंगी, मैं इसकी अना को रौंद डालूंगी, और अगर मेरी जान भी गई ना, तभी इसकी रूह तक को जल्दी कर दूंगी। पूरे किचन में सन्नाटा था। दरवाजे पर खड़े खानदान के हर फर्द का चेहरा जद पड़ चुका था। बज़म ने आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए नूरम को अपना सहारा दिया। मैं किसी से नहीं डरती बज़म, मैं मुकाबला करूंगी, मैं नहीं डरूंगी, वानिया का बदला लूंगी। वो ऊंची ऊंची आवाज में बोल रही थी। अजीब जुनूनी सा अंदाज था इसका, जबकि बरसम इसकी हाँ में हाँ मिलाता, इसे अपने सहारा दिए बिना कुछ बोले ऊपर की तरफ चला गया था। किचन में सिर्फ मुजावर खड़ा था। इसे आज इल्म हुआ था, जिस लड़की को वो अपनी बाहों में छुपाकर दुनिया से बचाना चाहता है, वो खुद एक जंगियो है, वो जो अपनी आंखों से दुश्मन को जला सकती है। वो आगे बढ़ा, धीरे से इसके करीब आया। रूहा की सांसें तेज थी, जैसे अभी अभी अंदर आग भड़क रही हो। मुजावर ने आहिस्ता से इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरी रूहा, तुम पर ना सिर्फ फख्र है, बल्कि तुम पर तो जान भी वार दी जाए तो कम है। लो, जीपी से शुरू हो गया तुम्हारा रोमांस। रूहा ने नाक चढ़ाते हुए शरारत से कहा, ये रोमांटिक डायलॉग लगा तुम्हें? इडियट, मैं तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। मुजावर ने बुरा मनाया था। ऐसे तारीफ की जाती है? हद नहीं होगी मुजावर, इतने रोमांटिक अंदाज में तारीफ कौन करता? तुम्हें सिर्फ रोमांटिक अंदाज में तारीफ कौन करता है? तुम्हें रोमांस के अलावा कुछ और करना आता भी है? मुजावर ने बुने उचकाई जैसे वाकई गहराई से सोचने लगा। फिर इसने आसमान की तरफ नजरें उठाई, फिर इसने संजीदगी में नफी में सर हिलाया था। नहीं, मेरे पास में तो यही काम है, वो भी कमाल का करता हूँ। और अगले ही पल वो आगे बढ़ा, नरमी से रूहा के लबों को चूम लिया। रूहा की आंखें हैरत से फैल गई, चेहरा सुर्ख होने लगा। मुजावर, हैरत से आंखें फैल के ही लोग देखेंगे, जैसे जिसे देखना है देख ले। तो मेरी बीवी हो, मोहब्बत करूं या इश्क, किसी को क्या एतराज? मुजावर ने शरारत से सरगोशी की, तो वह हंसते हंसते इसके बेसाख्ता खींचने पर इसके सीने से लग गई थी। पागल हो तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुजावर ने इसके कान में सरगोशी की, और वो लम्हा दोनों के बीच मोहब्बत का ताज़ा झोंका बन गया था। वाद के कमरे से जाते ही इसने तेजी से दरवाजा बंद कर लिया, जैसे अब किसी से बात नहीं करनी, किसी को चेहरा नहीं दिखाना, बस खुद से अपने दिल से बातें करनी है। वो दोबारा कमरे में बंद हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल से थी, जबकि अदू अपने पापा से मिलने के बाद अब काफी खिलखिला रही थी। वो इसके साथ ही बेड पर बैठ गई। वो जान चुकी थी अब रिदा घर पर नहीं है, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा था। बार बार जहन में यही सवाल घूम रहा था कि वालिद से कहाँ लेकर जा रहा है। कोर्ट क्यों जाना है? क्या बात थी ऐसी जो इसे छुपाई गई थी? क्यों नहीं बताया? सब कुछ उलझा सा लग रहा था। वह चुपचाप बेड के किनारे बैठ गई। घड़ी की सुइयां चल रही थी, कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन इसके दिमाग में शोर था। कल रात इसने जितना रोया शायद पहले कभी न रोई हो। आंखें सूज गई थी, सर दर्द से फटा जा रहा था, दिल टूटा था, और इस टूटे दिल के साथ वो सारी रात जागती रही थी, बस सोचती रही। फिर अचानक जब वारिस का ख्याल आया कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, तो एक लम्हे को जैसे सब गम भूल गई। आंसू खुशी बन गए, और दिल शुक्र से भर गया। बस सजदे में गिरकर खूब रोई, दवाएं की, खुदा का शुक्र अदा किया। इसका शौहर ठीक है, तंदुरुस्त है, और सबसे बढ़कर इसके साथ है, लेकिन दिल के किसी कोने में दर्द अब भी था। वालिद ने इसे एतमाद में क्यों नहीं लिया? ये झूठ क्यों बोला? इसकी मोहब्बत का इम्तहान का शिकार क्यों बनी? वो सोचती रही। वक्त गुजरता रहा, दिन में वालिद के लिए नाराजगी बढ़ती चली जा रही थी। स्वाद के पहाड़ों में एक खूबसूरत दिन था। नायर और मोहम्मद अपने हनीमून की खूबसूरत यादें बनाने के लिए यहाँ आए थे। सब कुछ इतना पुरसुकून था कि गोया वक्त रुक सा गया हो। दोनों एक खूबसूरत झील के किनारे चलते जा रहे थे, जहाँ पहाड़ों की हरियाली और झील की शफाफियत ने इस मंजर को जादुई बना दिया था। मोहम्मद ने नायरा का हाथ पकड़ा, उसके करीब आकर बोला, ये झील तुम्हारी तरह खूबसूरत है, लेकिन फर्क इतना है कि खूबसूरती हर कोई देख सकता है, मेरी बीवी की खूबसूरती वो सिर्फ मेरा हक है। नायरा हंसी, उसके चेहरे पर खुशगवार सरूर था।
मोमरेश तुम बहुत फिल्मी हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये फिल्मी डायलॉग बोलकर तुम फोटो खींचने से जान छुड़वा लोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो मजे से बोलते मोमरेश ने फिर से मुंह बनाया था। मोबाइल की मेमोरी फुल होने वाली है लड़की, तुम्हारी तस्वीरें खत्म होने में नहीं आ रही, मैं थक गया हूँ। बस जबरदस्ती की मासूमियत चेहरे पर लाते हुए बोला। वो गंदी बेहुदा सी नाइटी कैंसिल, बाहर में जाओ। वो गुस्से से कहती दोबारा खुद ही अपनी सेल्फी बनाने लगी तो लम्हे के हजार में हिस्से में अपनी टोन बदल गया था। अरे मेरी जान, मेरी जिंदगी में तो मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया है? अगर तुम्हें फोन में मेमोरी खत्म होगी, मेरे फोन में तो है ना, जितनी चाहे यूज कर लो। मैं बनाता हूँ ना तुम्हारी तस्वीरें। यहाँ खड़ी हो जाओ, कमर पे हाथ रखो, देखना कितने अच्छे फोटो आएंगे। वो फौरन ही एक्टिव हुआ था। जब से शादी हुई थी तब से ही नाइटी वाली फरमाइश को वैसे ही इग्नोर कर रही थी, जैसे कभी सुनी ही ना हो। और अब अचानक खुद ही इसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला था, जैसे वो किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता था। ख्वाहिश में दी जान, उठ जाओ ना। हिरमान का नरम सा लमस से इसके गालों पर महसूस हुआ तो वो नींद में ही करवट बदलकर इसकी तरफ सिमट गई थी। यार कितना सोती हो तुम, पूरा हनीमून तो नींद में गुजार दोगी लगता है। वो आहिस्ता से इसकी पेशानी पर झुका और नरमी से बोसा दिया, जैसे किसी नाजुक कली को छू लिया हो। अभी सोना है। वाइश ने आंखें बंद किए ही उस लहजे में जवाब दिया, नहीं, मजीद नहीं सोना, मजीद नहीं सोना, हमें चलना है। नायरा और मोमरेश सुबह से कहीं गए हुए हैं और मैं तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे वो तो जाते हैं तो जाएं, हम कोई नकलखोर थोड़ी हैं जो उनकी नकल करके इनके पीछे चले जाएंगे। हम तो पहले अपनी नींद पूरी करेंगे। इसके अंदाज में बड़ी मासूमियत थी, लेकिन इसका शरारती लहजा यरमान को बहुत अच्छी से समझ आ रहा था। बस करो, अब बोलकर सुला दोगी मुझे भी। उठो, बाहर देखो, सवार जैसे ख्वाब जैसी जगह हमने सिर्फ नींद के लिए तो ही नहीं चुनी थी ना। इसने थोड़ा झुक कर इसकी नाक को छेड़ा। चलो ना ख्वाहिश, घर में कैसे खुश हो रही थी, जैसे किसी कैद से राहत मिल रही हो, और यहाँ तुम्हारी नींदें ही खत्म नहीं हो रही। आ जाओ जान, तुम्हें पहाड़ों के बीच झील के किनारे लेकर जाना है। तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें बताना है कि मेरी जिंदगी तुम हो। वो आज एक अलग ही दिन में बोल रहा था। ख्वाहिश ने आहिस्ता से आंखें खोली। इनमें नींद का खुमार अभी बाकी था, पर एक चमक भी थी। वो मुस्कुराई। अच्छा बस 2 मिनट और। 2 मिनट के बहाने देकर तुम पूरे 2 घंटे की छुट्टी ले लेती हो। अब बस, या तो उठो या फिर मैं खुद उठा लूंगा, अरमान ने शरारती लहजे में कहा। मान 2 मिनट। अभी वो बोल ही रही थी जब अगले ही लम्हे मान ने इसका बाजू खींचकर इसे अपनी बाहों में उठाया था और जबरदस्ती से ड्रेसिंग रूम में छोड़कर आ गया। अब तक बाहर नहीं निकलना जब तक तुम तैयार ना हो जाओ, वरना फिर मैं खुद तुम्हें तैयार करूंगा। तो फिर ये भी ना हो कि माँ बेगम के मशवरों पर भी अमल कर लूँ। इसने लगे हाथ शरारत से डराया भी था, जबकि इसकी धमकी पर वो लाल पीली होती अपनी तैयारी करके बाहर निकली थी। सवाद की वो सुबह इन दोनों की मोहब्बत से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। जाती कमरे के दरवाजे के पास छुपा वो नन्हा सा रेयान आज भी अपनी मासूम सी मुस्कुराहट लिए इन्हें चुपचाप देख रहा था। आश ने जैसे ही वो सरगोशी सुनी, फौरन दरवाजे की जानिब मुतवज्जो हुई। रेयान की आंखों में शरारत थी, बेहद मासूमियत और चाहत थी। इसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाता हुआ खिलखिलाते हुए अंदर आ गया था। आशी ने झुककर इसके गाल पर बोसा दिया। मेरे नन्हे शहजादे, आज फिर गुड़िया के लिए कहानी लाए हो? रेहान ने सर हिलाया था। बेबी। वो अपनी उंगली से बाहर बेबी के गाल से छूता खुश हो रहा था, जबकि वह दोनों इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अखरास ने रेहान के सर पर नरमी से हाथ रखा था। ये बच्चा हमारे दिल के करीब हो चुका है, इसने धीरे से कहा। आवाज में नमी छुपी थी। आशी की आंखें नम हो गई। इतना प्यारा सा है ना ये, पर वक्त इसे छीनने की तैयारी में है। अखरास में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अखरास ने आशी को अपने साथ लगा लिया, इसकी पेशानी को बोसा दिया। हम किसी को रोक नहीं सकते। आशी, मैंने डॉक्टर से पूछा है, बचने की कोई चांसेस ही नहीं है, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं ना। और बड़ी मुश्किल से बोल पाया था। इस बच्चे को देखते ही दिल में अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाता था। काश वो इसके लिए कुछ कर पाते। एक नया दिन, कुछ थका मगर हल्की धूप लिए चमक रहा था। वारिद बाहर खड़ा था, नजरें बार बार जीनत के कमरे के दरवाजे पर पड़ रही थी। इसे कल ही बता दिया था कि इन्हें कोर्ट जाना है, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। जीनत साथ चलने को राजी भी होगी या नहीं। वो अपनी सोचों में गुम था जब दरवाजा खुला। जीनत निकली तो उसकी पेशानी पर हल्की सी तेवर थी, आंखों में छुपी नाराजगी और होठों पर वो खामोशी जो सब कुछ कह रही थी, लेकिन वो तैयार थी। अभी अब ने अदू को गोद में छुपाए, जैसे इसे दुनिया से बचा रही हो। अदू सुकून से जीनत के सीने से लगी सो रही थी। वारिद की आंखें दमकने लगी। वो कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप इसे देखता रहा, जैसे आंखों से शुक्रिया कह रहा हो। जीनत ने गहरी नजर इस पर डाली, नजर चुराई और फिर धीरे से चलती हुई इसके बराबर आ खड़ी हुई। क्या देख रहे हैं? इसने हल्के फुल्के तन से कहा, मगर लहजे में कोई काट नहीं थी। बस देख रहा हूँ मेरी नाराज मलका मेरे साथ चलने को तैयार हो गई है, वारिद ने मध्यम आवाज में कहा। जीनत ने नजरें घुमाई, लेकिन लब्बों के किनारे हल्का सा मुस्कुराया। इसने कुछ कहा नहीं, मगर वारिद जानता था कि नाराजगी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। गाड़ी कोर्ट के बाहर आ रुकी तो परिवेश ने मुसा को अपनी बाहों में और भी मजबूती से समेट लिया। इसकी सांसें तेज थी, हाथ थोड़े से लरस रहे थे और चेहरे पर निकाब होने के बावजूद भी अर्थात साफ महसूस कर सकता था कि वो अंदर से टूट रही है, बुरी तरह से डरी हुई है। तुम फिक्र मत करो,
मूसा को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। अरताश ने नरमी से इसका कंधा थपथपाया, इसकी आंखों में झांकते हुए जैसे अपने लफ्जों से हौसला देने की कोशिश कर रहा हो। अपने बेटे के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगा। मैंने शाबी से बात की है, वो कह रहा था कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। परविश ने नजर झुका ली। आवाज लड़स रही थी, शाबिर भाई कैसे हल निकालेंगे अरताश, वो यहाँ है भी नहीं, और आज आज सुनवाई है। ये सब इतना अचानक हो गया कि मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है अरताश। इसकी आवाज़ कम-कमा गई। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। वो फूट-फूट कर रो दी थी और जैसे ही इसके आंसू मूसा के गालों से टकराए, नन्हे से मूसा ने अपनी बड़ी-बड़ी हैरान आंखों से इसे देखा और धीरे से पहली बार लबों से लफ्ज़ निकला, मामा। परिवेश जैसे साख्त हो गई। इसके लब कांपे, दिल जैसे एक पल को रुक सा गया और फिर वो मूसा को जोर से सीने से लगाकर और भी शिद्दत से रो दी थी। मेरा बच्चा, मेरी जान, मम्मा बोलने वाली जान। वो बार बार इसे चुमती जा रही थी। हताश का जैसे दिल अंदर से भीग गया। इसने एक नजर परिविश पर डाली जो माँ के रूप में आज जैसे किसी जंग की तैयारी में थी, जबकि मूसा बार बार इसे मम्मा मम्मा पुकार रहा था और उसकी ये पुकार इस पर ठंडी फौर की तरह गिर रही थी। रीता पहले ही कोर्ट के बाहर खड़ी थी। कल नादर ने इसे इसके बाप के घर छोड़ दिया था। वहाँ क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या कैसे गुजरा वक्त, भारत को कुछ नहीं पता था। बस इतना यकीन जरूरत था कि रिदा ने खुद को संभाल लिया होगा, क्योंकि आज वो वक्त पर खुद चलकर यहाँ आई थी। आज पहली बार भारत ने इसे बगैर चादर के देखा। गहरे रंग का स्याह सा लिबास पहने, दुपट्टा बस गर्दन पर डाला हुआ था, जैसे वो किसी के रुकने की परवाह नहीं करती। चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन अंदाज में अजीब सी ताकत। वर्द थोड़ा सा रुक गया। दिल जैसे एक पल को साख्त हो गया था। वो रिदा को इस नजर से देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। वो अब बदल चुकी थी। इसकी आंखें कह रही थी, अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं खुद की हूँ। चले आगे चले, जल्दी से सारी कार्रवाई मुकम्मल करें। मुझे ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं है। रिदा के लहजे में एक वाज़ेह सरमहरी और एटीट्यूड था, जैसे इसे किसी चीज़ की परवाह ही ना हो। भारत ने गहरी सांस भरी। चेहरा सख्त सा हो गया, लेकिन अल्फाज बेहद बेअसर थे। मुझे भी तुमसे जान छुड़वाने की जल्दी है, लेकिन पहले आदिया की कस्टडी के पेपर साइन होंगे। मैं चाहता हूँ कल को तुम दोबारा मेरी बेटी के लिए मुझसे कुछ भी ना मांगो, ना ही मुझे किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का सामना हो। रिदा एक लम्हे को भारत की आंखों में देखा। दुख और खफाई इसके लहजे में वाजिया थी। आपको लगता है मैं इतनी गरी हुई हूँ, इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ कि आपकी दी हुई इस मेहरबानी के बदले में कोई घटिया हरकत करूँ। तुम पर भरोसा है रिदा, लेकिन तुम्हारे बाप पर नहीं, और आज भी सिर्फ यहाँ तुम्हारे इस भरोसे के लिए आया हूँ, तुम्हारे बाप की नीयत पर नहीं। ये जो जायदाद तुम्हें दी जा रही है ना, इसके कागजात में साफ लिखा है कि ये तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है, लेकिन तुम इसे किसी और को नहीं के नाम नहीं कर सकोगी, ना बेच सकोगी। वो कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए बोलता जा रहा था और रिदा इसकी बातों में उलझकर पीछे पीछे आ रही थी। इसके चेहरे पर हैरत थी, दिल में सवाल। जिनत जो इन दोनों के पीछे ही आ रही थी, वो सब कुछ देखकर हैरान थी। इनके बीच बहस चल रही थी और दरमियान में आदिया जो दुनिया से बेखबर अपनी माँ के सीने में छुप रही थी। रिदा, तुम देख क्यों नहीं रही? ये आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है। अरफान का लहजा बुलंद था, वो गुस्से से बोल रहा था। रिदा की एक नजर भारत की तरफ देखी जो परसकून था, और फिर अरफान की तरफ। इसके लबों पे हल्की सी थकी मुस्कुराहट आई। पापा, धोखे वाली कोई बात नहीं है। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। भारत सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी जायदाद कल को किसी गलत इंसान के हाथ न लग जाए। भारत खामोशी से खड़ा रहा, लेकिन इसकी नजरें सब पर गिरी हुई थी। मैं नहीं चाहता कि रिदा जो भी इसे मिला है वो किसी लालची शख्स के हाथ लगे। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि रिदा कल को आज़ाद हो, लेकिन महफूज भी। मैं आज भी इस पर एतमाद करता हूँ, लेकिन इसके बाप और भाई पर नहीं। अरफान का चेहरा सुर्ख हो चुका था, लेकिन भारत के अल्फाज के आगे इसके पास कोई जवाब नहीं था। रिदा की नजर जमीन पर टिक गई, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून भरने लगा था। हाँ, वो शख्स इसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन जो भी कर रहा था ना किसी हद तक इसकी बेहतरी के लिए कर रहा था। 2 साल की सजा झेलने के बाद क्या मैं वाकई सब कुछ वापस जाकर इनके हाथों में दे दूं? इसने दिल ही दिन में खुद से सवाल किया, और जवाब सिर्फ साफ था नहीं। इसकी आंखों के सामने वो दिन घूमने लगे जब इसके बाप और भाई ने अपने फायदे के लिए इसे एक अनचाहा रिश्ते में बांध दिया था। इतना ही नहीं, वो बचपन से इसे ठोकर पर छोड़ते आए थे। अब जब इसे सब कुछ मिल रहा था तो वह सब कुछ इसी का था, और अगर भारत ने इसकी जायदाद पर हद लगा दी थी तो वो हद दरअसल एक तहाफ़ुज़ थी, और आज वो तहाफ़ुज़ रिदा के दिल में शुक्र में बदल गया था। सीनर जो थोड़ा पीछे खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, अब भी खामोश थी। बिल्कुल ठीक फैसला किया है भारत ने, मैं इसके साथ हूँ। रिदा की आवाज़ में इत्मीनान था, लहजा पर सुकून मगर मजबूत। और जहाँ तक जायदाद की बात है, जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे नाम रहेगी। मेरे मरने के बाद इस पर भारत और मेरी बेटी आदिया का हक होगा। अदालत में एक लम्हे को खामोशी छा गई। सबकी नजर रिदा पर थी, खासतौर पर इसके बाप की, जो गुस्से से मुंह मोड़ चुका था। मगर रिदा ने पलट कर इसे न देखा और दो टुक अंदाज में बोली, बाकी वो लोग जो मेरी जिंदगी के हर कठिन लम्हे में मेरे साथ खड़े रहे, वही हर चीज़ के हकदार हैं। इसके लहजे में वो वकार था। एक बाप का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था, लेकिन आज वो अपनी चालाकियों में हार गया था। इसकी बेटी ने इस पर वो वार किया था जो इसे सालों याद रहेगा। भारत ने रिदा की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर धराई। वो सीट की पुष्ट से टेक लगाकर जैसे सुकून का सांस ले चुका था। चलो फिर साइन कर लो, वो धीरे से बोला। ये जायदाद के कागजात और साथ ही आदिया की कस्टडी के। आज के बाद तुम्हें आदिया पर कोई हक नहीं रहेगा। तुम इन कागजात पर साइन करो, इन तलाक के कागजात पर साइन करता हूँ। वो पुरसुकून अंदाज में बोला। तो रिदा एक लम्हे के लिए आंखें बंद की थी, फिर सुकून से पेन उठाया और हर सोच हर बोझ से आजाद होकर तमाम कागजात पर साइन कर दिए।
ये साइन सिर्फ कागज पर नहीं थे, ये इसकी माजी दिखावे, धोखे और बेयकीनी पर आखिरी लकीर थे। आदिया को सीने से लगाए बात आहिस्ता आहिस्ता अदालत की अमारत से बाहर आ रहा था। इसके चेहरे पर एक खामोश सा इत्मीनान था, जैसे बरसों बाद वो किसी बोझ से आजाद हुआ हो। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। रिदा की आवाज में हल्की सी कमकमाहट थी, जैसे अल्फाज के साथ जज्बात भी कांप रहे हों। वरत ने पलट कर देखा, वह हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई। अब क्या रह गया है कहने को रिदा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आजाद हो गई हो। जाओ अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहती हो। अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो यकीनन करो, तुम्हारे हर बुरे वक्त में वारिशा तुम्हें अपने साथ खड़ा नजर आएगा। इसके अंदाज में कोई तंज नहीं था, कोई ताना नहीं, सिर्फ एक खास सुकून जिसे वो इसकी हर ज्यादती को माफ कर चुका हो। रिदा का दिल जैसे कुछ लम्हे को बैठ सा गया। मैं सिर्फ शुक्रिया कहना चाहती हूँ। वारिस ने हैरत से देखा। आपने इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद मेरे लिए जो किया, मैं आपको कभी नहीं भुला सकूंगी। आज अगर मैं सच बोलूँ तो मानती हूँ मेरा बाप और भाई इतबार के लायक नहीं थे, और शायद मैं भी बेवकूफ़ी में गलती पर गलती करती रही, कभी सच जाने बगैर, कभी तस्दीक किए बगैर सब कुछ बर्बाद कर बैठी। लेकिन आपने तभी मेरा साथ दिया। इसकी आंखों में नमी थी और बात खामोश खड़ा था। कुछ रिश्ते अगर खत्म भी हो जाएं तो एहतराम बाकी रहता है। रिदा, तुम भी अपना ख्याल रखना, और आदिया पर तुम्हारा हक है, तुम जब चाहो इसे मिलने आ सकती हो। ये कहकर वो पलटा। रिदा वहीं खड़ी रही, शायद पहली बार दिल से आज़ाद होकर, वाकई शर्मिंदा होकर। चला गया। चलो मेरे साथ, हम कागजात बदलेंगे, हम कागजात बदलेंगे। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना कर गया है। अरफान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी, जैसे इसकी आवाज़ में गुस्सा था। वो बेवकूफ़ बना कर गया है, या आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वह सर्द लहजे में बोली। बाबा, ये जायदाद मेरी है, इसके लिए मैंने दिन रात एक किया है। आपको क्या लगता है मैं ये सब कुछ आपके हवाले कर दूंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, और अगर किसी और को चाहिए तो खुद अपनी मेहनत से कमाए। ये मेरे साकबा शोहर की मेहनत है। इसने ठहर कर कहा, फिर एक गहरी सांस ली। तुम मुझे और अपने भाई को गुलामों की जिंदगी देना चाहती हो? अरफान का चेहरा गुस्से से शुरू हो गया। इसने दांत पीस कर कहा था, मैं तो आपकी जिंदगी आसान करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जिंदगी गुलामों की है तो आप ये जिंदगी छोड़ सकते हैं। इसकी आवाज़ में तलखी थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अपने मकसद में पुख्ता थी। मैं आपको आपके साथ रहने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन अपनी चालबाजियां मुझ पर चलाने की कोशिश न करना। वो पुरज़म अंदाज में बोली और बिना इसकी तरफ देखे वहां से निकलती चली गई। अरफान गुस्से से मुठियां बेचता हुआ इसके पीछे आया। अगर वो खाली हाथ होती तो वो इसे तनहा छोड़ देता, लेकिन अब इसके पास करोड़ों लाखों की जायदाद थी। वो कैसे से अकेला अयाशियां करने देता? अस्पताल की रहदारी में अचानक शोर सा उठा। नर्सों की भागदौड़, किसी माँ की बेकरारी से बड़ी चीखें, और इर्द गिर्द मौजूद मरीजों का सहम जाना, सब कुछ लम्हों में बदल गया था। अखराज जो आसी के साथ कमरे में था, चौंक कर उठा। दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो मंजर दिल लहराने वाला था। क्या हुआ? इसने बेचैनी से पूछा। रियान की तबीयत बहुत खराब हो गई है, डॉक्टर सभी वार्ड में है। एक नर्स ने लब खिले। रियान वही छोटा सा मासूम बच्चा जो सुबह हमारे रूम में आता है, इसकी तबीयत आज सुबह ही बिगड़ी हुई थी। अखलास के कदम बेख्तियार सी वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। वहां पहुंचा तो रियान की मां जमीन पर बैठी सर थामे बुरी तरह से रो रही थी। इसके आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे और जुबान से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी, मेरा बच्चा, मेरा रिहान। अखलास चुकर इसके करीब बैठा। प्लीज बहन, इस तरह से न रोए, इंशाल्लाह रिहान ठीक हो जाएगा। इसके पास अल्फाज कम पर के थे, क्या वो कहता? वो डॉक्टर तो पहले ही हाथ उठा चुके थे। औरत ने सर उठाया, आंखें सुरख थी, चेहरे पर एक माँ के कर्ब का अक्स वाजिया था। नहीं नहीं भाई, मैं जानती हूँ मेरा बेटा ठीक नहीं होगा, वो हिचकियों से बोली। हाँ, लफ्ज इसके दिल को काट रहा था। अखलास के दिल में जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। और पीछे आशी जो कल ही डिस्चार्ज होने वाली थी, सही खबर कैसे देगा? ये दुख, ये लम्हा शायद किसी के लफ्जों में समाया न जा सके। मैं बहुत मजबूर हूँ भाई, वो औरत थके लहजे में बोली, लेकिन इसकी आंखें बेबसी की शिद्दत से भर चुकी थी। लेकिन औलाद की खोने की तकलीफ तो किसी को भी कमजोर कर देती है। मैं अपने बेटे के लिए रोना नहीं चाहती। इसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, जैसे वो खुद से अपनी कमजोरी छुपाना चाहती हो, मगर आंसू पर इख्तियार कब रखते हैं? इसकी सिसकियां सब की आखिरी हदें तोड़ चुकी थी, और अखराज बस खामोश खड़ा था। अल्फाज जैसे इसके हलक में कहीं अटक से गए थे। वो जानता था कि यह लम्हा कोई दिलासा, कोई उम्मीद, कोई दवा भी इसके माँ के दर्द को कम नहीं कर सकती। चंद लम्हे वो वहीं बैठा रहा, इस माँ की बेबसी को अपने दिल पर महसूस करता रहा। फिर आहिस्ते से उठा और आशी के कमरे की तरफ वापस लौट गया। इसने दरवाजा खोला तो आशी चौंक गई। क्या हुआ? अरफाज बिना कुछ कहे इसके करीब बैठ गया। फिर धीरे से बोला, कुछ पता नहीं चल रहा, कह रहे हैं हालत बहुत नाजुक है। आशी की आंखों में तफ्शीश की चमक उभर आई। रेहान, आशी के सामने वो छोटा सा मासूम बच्चा घूम गया। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर है आशी, बहुत ज्यादा। आशी की नजर दरवाजे पर जा ठहरी, जहाँ जैसे वो इस मासूम से बच्चे को खुद देखना चाहती हो। नहीं आशी, तुम नहीं जाओगी, डॉक्टर ने मना किया है। तुम्हें किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिजा जैसे साक्षी हो गई थी। कमरे में खामोशी छा गई, और दोनों के दिल पर रेहान के लिए एक नामालूम सा बोझ आ बैठा। लेकिन वो कोशिश के बावजूद भी अखलास को बाहर जाने के लिए मना नहीं सकी थी। परिविश मुसा को गोद में संभाले अदालत के बरामदे से गुजर रही थी, जब एक शनाशा सी आवाज ने चौंका दिया। जीनत आप भी जीनत पर लगा देखा और सामने खड़ी परिविश को देखकर
को पहचानते ही खुशी से इसकी तरफ बढ़ी थी। परविश कितने महीने बाद मिली हो, तुम्हारी तो बाद में कोई खबर ही नहीं मिली, कैसी हो तुम? उसकी तरफ आती इसके साथ लग गई थी। निकाब में भी वो इसे पहचान गई थी। परविश मुस्कुराई। जिन्नत की नजर फौरन की गुद में मौजूद बच्चे पर गई। ये मूसा है, परविश ने नरमी से जवाब दिया। जिन्नत ने हैरत से पूछा था, तुम माँ बन गई, लेकिन तुम्हारी शादी तो? परविश ने खुद ही बात पूरी कर दी थी। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है अरताश के साथ, लेकिन शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। मूसा को हमने गोद लिया है। यानी ये बच्चा तुम्हारा अपना नहीं? नहीं, लेकिन दिल से मेरा है। मैंने इसे गोद लिया है, मैंने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। परी की आंखों में एक लेपालक बच्चे के लिए इतनी मोहब्बत देखकर जिन्नत की नजरों में एहतराम उतर आया था, लेकिन साथ ही तशवीश भी। और आज अदालत में इसी बच्चे का फैसला होना है। मूसा के चाचा ने हम पर केस किया है। वो दावा कर रहा है कि बच्चा उसका है और वो इसे हमसे लेकर जाना चाहता है। परविश के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कुराहट उभरी। पर तुम तो उसकी माँ हो, तुमने पाला है उसे। बस यही तो अदालत को समझाना है कि खून से ज्यादा परवरिश का भी होता है रिश्ता। जिन्नत ने आगे बढ़कर मूसा के सर पर प्यार दिया और आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुम्हें हर सरहुरु करे परविश, तुम सच पर हो और सच कभी हारता नहीं। इंशाल्लाह ये केस तुम जीतोगी। जिन्नत ने मुस्कुरा कर कहा, तो इसके साथ खड़े अपने शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे शोहर है वालिद शाह और ये मेरी बेटी है आदिया। जिन्नत ने तफसील से परविश को बताया, लेकिन परविश अभी भी हैरानी में थी। वो देख रही थी कि जिन्नत का जिस्म काफी सेहतमंद लग रहा था और उसके चेहरे पर एक खुशगवार रौनक भी थी। जिन्नत आप परविश ने सवालिया नजर से पूछा। हाँ परविश, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये हमारी पहली बेटी है। ये मेरे शोहर और मेरी सौतन की दिदा की बेटी है, लेकिन अब से ये हमारी है। जिन्नत के चेहरे पर वो ममता की रोशनी थी जो सिर्फ एक माँ ही महसूस करती है। इसने महसूस किया कि जिन्नत वाकई बहुत खुश और परसुकून लग रही थी और एक नया मरहला इसकी जिंदगी में आ रहा था। लेकिन पीछे खड़ा अरताश की हालत कुछ मुख्तलिफ थी। वो सुनी सुनाई बातों में गुम था। आदिया और वालिद, इसके दिमाग में एक लम्हे के लिए एक दख्चा सा लगा और उसकी आंखों में छलकने वाली परेशानी वासिया हो गई। ये तो वही नाम है जो रिदा की बेटी और उसके शोहर के हैं, और ये लड़की अपनी सौतन का नाम रिदा बता रही है। अरताश को फौरन वो दिन याद आया जब परविश ने रिदा के बारे में बात की थी। परविश ने बताया था कि जिन्नत नाम की एक लड़की जिसकी शादी हुई है, इसके नाम शोहर का नाम भी वालिद है। क्या ये महज इत्तेफाक है? अरताश के दिमाग में सवालात का तूफान उठ रहा था। क्या इन दोनों की कहानियों का आपस में कोई तल्लक है? वो बारी बारी नरम पर गौर करता रहा। उसने महसूस किया ये सब कुछ इतना सादा नहीं जितना लग रहा है। रिदा और जिन्नत की कहानियां मिलती जुलती हैं। और वालिद, क्या ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक था? इरफान शाह की बेटी रिदा के साथ आपका क्या तल्लक है? अरताश ने बेसहारा साख्ता सवाल किया, जैसे से अचानक याद आ गया हो कि ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। कल वो मेरी बीवी थी, लेकिन अब हमारा तलाक खत्म हो चुका है, हमारी तलाक हो चुकी है और हम इस मामले में यहाँ आए थे। वालिद ने सुकून से जवाब दिया, रिदा मेरे सके ताया की बेटी है, लेकिन यानी वो हमारे खानदान का हिस्सा है। अत्ताश का दिल एक दचका महसूस कर रहा था। इसने सोचा था कि शायद इस कहानी में कुछ पेचीदगी हो, मगर अब ये सब कुछ साफ हो गया था। पुलिस ने अपनी बेचैनी और दुख को जाहिर न किया था। मुझे अफसोस है कि आपके ताया हैं, वो इंतहाई घटिया इंसान है। वालिद की बात सुनकर अत्ताश के लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अपने ताया को वो खुद भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वालिद की बात से वो पूरी तरह इत्तेफाक रखता था। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, अत्ताश ने नरम लहजे में कहा। फिर कमरा अदालत की तरफ इशारा करते हुए बोला, अभी हमें अंदर जाना है। वालिद ने खामोशी से सर हिलाया और एक तरफ हो गया। परविश की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने लगी। मूसा का केस, अदालत का माहौल, सब उसे उलझा रहा था। इसने मूसा को गोद में लिया और दिल ही दिल में दुआ की कि सब कुछ खैर से हो जाए। अदालत का दरवाजा अब खुल चुका था, फैसला करीब था। जब वो लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, वालिद की नजरें अचानक अहमद और अरफान पर पड़ी, जो इसी अदालत के कमरे की तरफ जा रहे थे। एक लम्हे को वो टिकटिका गया। हैरत इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? इसके जहन में सिर्फ सवाल उभरा था। अहमद और अरफान को तो इसके से कोई तलक नहीं था, फिर वो यहाँ क्यों आए थे? वालिद की पेशानी पर फिक्र की एक लकीर सी उभरी थी। इसने जिन्नत की तरफ देखा जो आदिया को गोद में लिए आगे बढ़ रही थी। वो लोगों को देख नहीं पाई थी। वालिद ने वक्ती तौर पर कुछ कहना मुनासिब न समझा, मगर दिल ही दिल में बेचैनी बनने लगी थी। शायद कोई नई उलझन इनके सामने खड़ी होने वाली थी। मेरा बच्चा, मेरा मासूम बच्चा, मेरा मूसा की चाची कमरा अदालत में अचानक चीखती हुई परविश की तरफ लपकी और जबरदस्ती मूसा को सहला करने लगी। परविश घबरा गई। वह संभलती से पहले ही औरत ने मूसा को अपने बाजू में लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मूसा को अपने करीब करने लगी, मूसा जोर जोर से चीख कर रोने लगा। पूरे कमरा अदालत में हलचल सी मच गई। लोग अपनी सीटों पर चूक कर बैठे। जज और वकीलों की नजरें फौरन इस मंजर पर जम गई थी। ये आप क्या कर रही हैं बच्चे के साथ? क्यों जबरदस्ती कर रही हैं इसे? क्यों जबरदस्ती ले रही हैं इसे? एक वकील ने फौरन मुदाखलत की थी। बराए करम बच्चा वापस कीजिए, वो आपके साथ नहीं जाना चाहता। जज ने भी गहरी नजर से सबको देखा, फिर नरम मगर हकमाना अंदाज में कहा था, बराए मेहरबानी अपनी जगह संभालें। अदालत में नज़्म और ज़ब्त जरूरी है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मूसा की चाची ने नापसंदगी से मुंह बनाया और ना चाहते हुए भी मूसा को परविश की तरफ बढ़ा दिया। मूसा जैसे ही वापस आया, परविश ने फौरन से बाहों में लिया और अगले ही पल वो से चिमट गया जैसे कोई इसे परविश को छीन लेगा। इसके नन्हे हाथों की गिरफ्त आंखों में छुपी बेकरारी ने सब कुछ कह दिया था। इसे सिर्फ अपनी माँ परविश के पास रहना था। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, जज साहब ने अपनी सीट संभालते हुए रस्मी अंदाज में कहा, और कमरा एक बार फिर से खामोशी में डूब गया। दोनों चानब के वकला पूरी तैयारी के साथ अदालत में मौजूद थे। जज के इशारे पर मदा ने वकील के खड़े होकर बात शुरू की थी। जनाब आली, दरअसल मामला कुछ यूँ है कि मेरे मोकल को इस केस की कोई पेशगी अदाई
इत्तला या कानूनी नोटिस मसूल नहीं हुआ। ये सारा अमल अचानक और बगैर किसी इत्तला के शुरू किया गया है, जो न सिर्फ इंसान के सलूक के खिलाफ है बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये किसी हाथ साजिश का हिस्सा हो। वकील ने कुछ कागजात जज की मेज की तरफ बढ़ाते हुए कहा था, ये वो सरकारी नोट है जिस पर 10 दिन पुरानी तारीख दर्ज थी, लेकिन मेरे मोकल को ये नोट सिर्फ एक दिन पहले यानी कल ही मसूल हुआ है और आज इन्हें सुनवाई के लिए तलब कर लिया गया है, जबकि इन्हें केस की तैयारी का मकुल वक्त ही नहीं दिया गया। इसने एक लम्हे को तफक किया और नरमी से बोला, मैं अदालत से गुजारिश करता हूँ कि हमें मुनासिब तैयारी का वक्त दिया जाए ताकि हम अपनी सफाई मौसर अंदाज में पेश कर सकें। अदालत में चंद लम्हे खामोशी छा गई। तमाम निगाहें अब जज की तरफ थी, जो गौर से तमाम नकात को सुनकर फैसला करने वाले थे। जनाब आली, मद्दी के वकील फौरन अपनी जगह से खड़े हुए और निहायती संजीदगी से बोले, मैं अपने काबिल दोस्त की इस दरखास्त पर सख्त एतराज उठाता हूँ। उन्होंने अदालत की तरफ फाइल बढ़ाते हुए कहा, ये सिर्फ और सिर्फ झूठे सबूत बनाने और मेरी झूठी गवाही का बंदोबस्त करने के लिए वक्त मांग रहे हैं। आप खुद आगाज पर दी गई नोटिस की तारीख मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये नोटिस इन्हें 10 दिन पहले ही भिजवा दिया गया था, लेकिन इनकी जानिब से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी ये लोग चली दस्तावेजात और बेबुनियाद दलाइल पेश कर चुके हैं, बल्कि मामला अदालत के बाहर ही निपटाए गए हैं। जबकि असल हकीकत यह है कि ये बच्चा मूसा एक शहीद आर्मी अफसर सदाम अहमद का बेटा है, जिन्हें इनकी अहलिया के साथ बुज़दिली से कत्ल कर दिया गया, और वो भी इस वक्त जब बीच सड़क पर सफर कर रहे थे। अदालत में एक बार फिर संजीदा सबूत छा गया था। किसी की संगीनी शहीद अफसर का जिक्र और बच्चे की हकीकत जानने के लिए हर निगाह अब जज की तरफ मुड़ चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं जनाब आली, मुद्दी के वकील ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, अत्तार साहब ने दिन दहाड़े मेरे मोकल के घर में जबरदस्ती घुसकर न सिर्फ इनकी बीवी पर तशद्दुद किया, बल्कि इसके बाद जबरदस्ती इनके मासूम बच्चों को भी इनसे छीन कर ले गए। अदालत में एक बार फिर से हलचल सी मच गई थी। वकील ने जज्बात पर काबू पाते हुए बात जारी रखी, इस वाक़े के बाद से मेरे मोकल और उनके अहला खाना दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो अपने बच्चे को वापस पाने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं और आज अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। जज साहब ने संजीदगी से सर हिलाया और फाइल का जायजा लेना शुरू किया। कमरा अदालत में एक बार फिर से खामोशी छा गई, लेकिन हर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। बाकी मौजूद अदालत, ये बच्चा इनका नहीं हो सकता, मुद्दी के वकील ने साफ और मजबूत लहजे में कहा, क्योंकि इनके निकाह के कानूनी दस्तावेजात अदालत में जमा करवाए जा चुके हैं, जो कि 8 माह पुराने हैं, जबकि निकाह 11 महीने पहले हुआ था। उन्होंने फाइल से एक दस्तावेज निकालते हुए अदालत की तरफ बढ़ाई। इधर देखिए, मूसा की उम्र तकरीबन 1 साल है। इस हिसाब से ये बच्चा अत्तार साहब और परविश बीवी का नहीं हो सकता। इस बात की वाज़ेहत और तस्दीक के लिए हम अहमद शाह को बतौर गवाह अदालत में बुलाना चाहते हैं, जो रिश्ते में अताशा के सके ताया के बेटे हैं, और इन्हें अच्छी तरह इल्म है कि अताश की शादी कब हुई और इनके यहाँ कितने बच्चे हैं भी या नहीं। अदालत में एक बार फिर से सरगोशियां होने लगी, जबकि जज साहब ने दस्तावेजात पर गौर करते हुए सर हिलाया था। जनाब आली, हकीकत यह है कि अताश की शादी काफी अरसे से हो चुकी है। अहमद शाह ने थोड़ी देर सोचकर कहा था, लेकिन इनका निकाह 2-2.5 साल पहले हुआ था, लेकिन कुछ खानदानी मसाइल की वजह से इनकी शादी रजिस्टर नहीं हो सकी। फिर बाद में इन मसाइल को हल करने के बाद उन्होंने 1 साल पहले दोबारा धूमधाम से शादी की थी, और इस दौरान मूसा की पैदाइश हुई थी। कमरा अदालत में खामोशी छा गई। सब ने अहमद की तरफ मुतवज्जो होकर इसकी गवाही सुनी थी। परविश के चेहरे पर हैरत छा गई और अताश का चेहरा साख्त हो गया था, क्योंकि गवाही ने पूरा केस तब्दील कर दिया था। अदालत में अहमद शाह ने जो कहा, इसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। अहमद, ये आप क्या कह रहे हैं? वकील साहब की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। जनाब, मैं वही कह रहा हूँ जो हकीकत है। अहमद की आवाज़ साफ और संजीदा थी। दरअसल वहीद ने मुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए कि मैं यहाँ आकर ये कहूँ कि ये बच्चा अताश का नहीं है। हकीकत यह है कि सदाम और उसकी बीवी के साथ इनका 1 साला बच्चा भी मारा गया था, और अब आर्मी की तरफ से मूसा को पेंशन की बड़ी रकम मिलने वाली है। वहीद की यही लालच थी कि इसने ये केस दायर किया, लेकिन हकीकत में मूसा का इस केस से कोई तल्लुक ही नहीं है। सब कुछ लम्हे में बदलने लगा था। परविश का दिल धड़क उठा था। इसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसका बच्चा वापस आ रहा है। इसका दिल खुशी से भर गया। अताश का चेहरा भी खुशी से रोशन हो गया। इसकी हर एक टेंशन खत्म हो गई थी। वो परविश की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। हम इस मामले की मजीद तहकीकात करेंगे। ये केस अहमद शाह की गवाही की बुनियाद पर लड़ा जा रहा था, लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि आपने लालच में आकर यहाँ आकर झूठ बोला। इंसाफ को इतना सस्ता कर दिया गया है कि एक मासूम बच्चे को इसके वालिदैन से अलग किया जा रहा था। ये केस यहीं पर क्लोज नहीं होगा। वो साहब लालच में इतने गिर गए हैं कि वो किसी की मासूम औलाद को इनसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। इस अमल की सबसे सख्त सजा होगी। जज साहब ने अहमद शाह की तरफ सख्त नजर से देखा और भी कहा, अहमद साहब, आपने यहाँ एक गलती की है। अदालत में झूठ बोलने की नीयत से आए थे, लेकिन आपने एक अच्छा काम भी किया है। हकीकत को सामने लाने में मदद की, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन वहीद साहब, अदालत का वक्त ज़ाया करने और अदालत को गुमराह करने के लिए आप पर 10 लाख का जुर्माना आयद किया जाता है। जज साहब ने सख्ती से लहजे में कहा था, बाकी आप मूसा के वालिदैन से कोई तलक नहीं रखते। अगर आपने बेजा इन लोगों को तंग करने की कोशिश की तो बात सिर्फ जुर्माने तक ही नहीं रहेगी, बल्कि आपको कैद भी हो सकती है। इसके बाद इस बच्चे की जिंदगी में मददाहत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जज साहब ने सख्ती से कहा था, आपका इस बच्चे से कोई तलक नहीं बनता, ना कानूनी तौर पर ना ही इखलाकी तौर पर। आपने एक मासूम बच्चे को लालच का जरिया बनाने की कोशिश की, जो इंतहाई शर्मनाक अमल है। वहीद साहब, अदालत को गुमराह करने, झूठी गवाही दिलवाने और एक मासूम फैमिली की जिंदगी में जहर घोलने पर आप पर 10 लाख
10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाता है और अगर आइंदा आपने किसी पिता से मुझसे या इसके वालिदैन को तंग करने की कोशिश की तो आपके खिलाफ फौजीदार कार्रवाई की जाएगी जो सीधी जेल तक ले जाएगी। अदालत में इस तरह की हथकंडे बर्दाश्त नहीं करेगी। जज साहब ने फैसला सुनाते हुए अपने सामने रखी फाइल बंद की, फिर गहरी नजरों से वहीद की तरफ देखा और डोटो अंदाज में कहा, अदालत तमाम शोहिदा, गवाहों और पेशे करदा हकायक का बतौर जायजा लेने के बाद ये फैसला सुनाती है कि ये केस बुनियाद है। बच्चा मूसा और ताश और परिविश का ही बेटा है। अदालत वही साहब की तरफ से दायर करदा दरखास्त को मुस्तरद करती है। एक लम्हे के लिए कमरा अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर जज साहब ने महल लगाकर फाइल एक तरफ रखी और डोटो के अंदाज में कहा, ये केस यहीं खत्म किया जाता है, केस डिसमिस। परिविश की आंखों में नमी तैरने लगी, मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, सुकून और शुक्र के थे। ताश ने परसुकून सा सांस लिया और मूसा को गोद में लेकर इसके माथे पर प्यार किया। अस्पताल के साथ खामोश कॉरिडोर में गूंजती सिपाही की सिसकियां थी, हर सांस के साथ वो यान को याद कर रही थी, वो नन्ही सी जान जिसने चंद दिनों में ही इनके दिलों में घर कर लिया था। अखराज एक तरफ दीवार से टेक लगाई खामोशी से आंखें बंद किए खड़ा था, इसके मजबूत चेहरे पर भी टूटते हौसले की लकीरें नुमाया थी। आशी का दिल जैसे किसी ने चीर दिया था। वो रोती बार बार कहती, वो हमारा बच्चा नहीं था, मगर वो दिल से हमारा हो चुका था। अखराज, वो मेरे बाजू में सोया था, यहाँ मेरी गोद में मुस्कुराया था, वो क्यों चला गया? अखराज ने आगे बढ़कर आशी को अपने बाजू में ले लिया, लेकिन अल्फाज जैसे खो गए थे। वो खुद नहीं जानता था कि किस तरह अपने और आशी की जख्म को सहलाए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अस्पताल के इस वार्ड में हमें कैसे बच्चा मिलेगा जिसे हम टूट कर चाहेंगे और फिर यूं अचानक खाली राहत रह जाएंगे। आशी ने रोते रोते कहा था, काश हम इसके लिए कुछ कर सकते। मैंने हर बार इसकी सांसों के साथ दुआएं मांगी थी। अखराज, वो लम्हे कभी नहीं भूलेंगे। अखलास ने आहिस्ता से इसके सर पर हाथ रखा। हमने कोशिश की आशी, हमने इसे अपनी मोहब्बत दी, अपनी दुआएं दी, शायद वही काफी थी इसके लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं। चलो, तुम्हारा डिस्चार्ज होके हमें यहाँ से चलना है। इसे सहारा देती वो अपने साथ बाहर लेकर जाने लगा। कमरा अस्पताल से बाहर निकलते हुए वो दोनों खामोश थे, लेकिन इनके दिलों में रिहान की मासूम मुस्कुराहट, इसकी नन्ही आवाज, इसकी छोटी छोटी शरारतें हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। वो इनका बच्चा नहीं था, मगर वो इनकी जिंदगी का सबसे सच्चा, सबसे खालिस तलक बन चुका था। जैसे ही बरजम और मुजावर घर से निकले, नूरम और मिराल भी बाहर जाने के लिए तैयार हो गई थी। नूरम थोड़ी घबराई हुई थी, इसके चेहरे पर परेशानी थी। जैसे ही वो दोनों बाहर निकली, रूहा इनके सामने आ गई थी। तुम कहाँ जा रही हो? रूहा ने पूछा, इसके आवाज में तजस्सुस था। हम मिराल आपी के साथ डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वो ये बात मामूली अंदाज में कहना चाहती थी ताकि रूहा को शक ना हो सके, लेकिन इस आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम अकेले जा सकते। इसका अंदाज थोड़ा सख्त था, लेकिन इसके अंदर की घबराहट वाजिया थी। क्यों? मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, रूहा ने जिद करते हुए कहा था। वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं होगी। रूहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं रहूंगी। मुझे अपनी बहन के साथ रहना है। हम दोनों अकेले जा सकते हैं रूहा। नूरम ने कुछ घबराते हुए कहा तो रूहा ने भी कुछ नहीं कहा था। वो दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन नूरम की बेचैनी अभी तक बरकरार थी। जब वह दोनों बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, रूहा ने अपना फ़ोन निकाला, खामोशी से किसी को कॉल कर दी। इसने कदम इनके पीछे उठाने शुरू कर दिए थे। वो इनसे छुपने जैसे ही वो इनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। तूने क्या किया? वो पैसे जो तेरे और इसके दरमियान तकसीम होने थे, तूने बेईमानी कर दी। इरफान ने गुस्से से अहमद को घूरा। अहमद की नज़रें अपनी जगह पर जमी हुई थी। वो बिल्कुल भी पछतावा नहीं दिखा रहा था। आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन आपसे कहीं कदम आगे हूँ। ये 15-20 लाख वो तो चंद दिन में ख़त्म हो जाते। मैंने अपनी आसानी के लिए आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन आपसे कहीं गुना आगे हूँ। ये 20-15 लाख वो तो चंद दिन में ख़त्म हो जाते। मैंने अपनी आसानी के लिए लंबा काम किया है। शाविशा ने मुझे 2 करोड़ देने का वादा किया है। मैं वो पैसे लेकर खुश हो जाऊँगा। आप आगे वही जाने, इसकी पेंशन जाने। बेचारा 2 करोड़। इरफान का मुंह खुल गया था, जबकि अहमद साजिशी अंदाज में मुस्कुराया। जी, 2 करोड़ रुपये मैं अपना बाप 2 करोड़ रुपये में मैं अपना बाप बेच दूँ। झूठी गवाही क्या चीज़ है? अहमद परसुकून अंदाज में कमरा अदालत से निकलते हुए बोला था। वो अभी बहुत कुछ कहना चाहता था जब सामने देखा जहाँ से परी और अताश इनकी तरफ कदम बढ़ा रहे थे। तुम्हारा शुक्रिया अहमद, तुमने जो मेरे लिए किया समझ नहीं आ रहा कि आज तुमने मेरे लिए किया है वो मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मेरी प्यारी कज़न, मुझे तुम्हारे दोस्त शाबिर का फ़ोन आया था जिसने 2 रुपये करोड़ देने की बात की थी इस झूठी गवाही के बदले। अहमद ने साफ साफ बता दिया कि इसने झूठी गवाही क्यों दी थी। परी का चेहरा एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, लेकिन इसने चुप करके सर झुका लिया था। मैं फिर भी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा, अताश ने मुस्कुरा कर कहा और परी का हाथ थामते हुए अदालत से बाहर निकल गया। अब हमारी ज़िंदगी सेट हो चुकी है। 2 करोड़ में 1 साल तो गुजर ही जाएंगे। मेरे बच्चे, हम ये पैसे किसी बिजनेस में लगाएंगे, मुनाफा कमाएंगे। अरफान ने खुशामदी अंदाज में अहमद के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अहमद ने फ़ौरन ही इसका हाथ झटक दिया। पापा, ये पैसे मेरे हैं, इन पर मेरा हक है, क्योंकि वह गवाही मैंने दी है। आप जाइए, अपनी बेटी के बारे में सोचें। वैसे भी अब वो आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखती है। मेरे पैसे पर नज़र ना रखें, ये बेहतर होगा। अहमद ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और फिर वहाँ से निकल गया। अरफान हाथ पर हाथ मार कर रह गया और उसके चेहरे पर गुस्सा और मायूसी थी। इसकी दोनों औलादें इसकी तरह इसके हाथ से निकली थी, जैसे हाथ से रेत निकलती है। पार्टी अपने पूरे रंग पर थी, हर तरफ रोशनियां थी, हाल जगमगा रहा था। म्यूजिक इतना तेज था कि दिल की धड़कनें भी इसकी लय पर चलने लगी। लोग हंस रहे थे, गप्पे मार रहे थे और डांस फ्लोर पर कुछ तो पागलों की तरह नाच रहे थे।
कोने में शराब की बोतलें सजी थी। कुछ लोग हंसते हंसते शराब पी रहे थे, कुछ संजीदा बातों में मसरूफ थे और कुछ एक दूसरे के कान में राज की बातें कर रहे थे। हाल एक तरफ महंगे सूट पहने लोगों बड़े बड़े सियासतदान आपस में हाथ मिला रहे थे, जैसे कोई खुफिया प्लान बना रहे हों, और इनकी औरतों ने खूबसूरत कपड़ों में तैयार होकर एक दूसरे पर रोब जमा रही थी। हर तरफ किसी की नज़र में दूसरे पर थी और अपने दिखावे पर भी। हल्की हल्की धुन जैसा माहौल था, शायद सिगरेट और धुएं का असर था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। सब अपनी दुनिया में मगन थे। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, यहाँ ताकत, दौलत और चालाकी का खेल चल रहा था। हर हंसी के पीछे कोई राज था, हर मुस्कुराहट के पीछे कोई मकसद था। जब अचानक दरवाजे पर हलचल सी मची, रोशनी का रुख जैसे खुद ब खुद इस तरफ मुड़ गया था। शावेद शाह, स्याह 3 पीस सूट, नफीस खड़ी, संभला हुआ बालों का स्टाइल और आंखों में अजीब सा सुकून। इसका अंदाज, इसका चलना, सब कुछ किसी फिल्म में हीरो जैसा था। जैसे ज़मीन खुद ब खुद इसके कदमों तले बिछ गई हो। लोगों की बातें रुक गई, नजरें जमने लगी। कुछ मर्दों ने हंसे से देखा, कुछ औरतों ने दिल थाम लिया। सियासत के बड़े बड़े नाम जो अभी तक खुद को शेर समझ रहे थे, एक पल को अपनी मौजूदगी का महसूस करने लगे। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जैसे पूरा हाल इसके लिए बस रुका हुआ था। ना वो झिझका ना रुका, बस चलता गया और हर कदम के साथ इसकी शख्सियत का रौब बढ़ता चला गया। ये वो शख्स था जो सियासत में चमकने नहीं, छुप छा जाने के लिए आया था। हर कोई तेजी से इसकी तरफ कदम बढ़ाता इसे इसकी पार्टी में खुशामदीद करने लगा। वो पार्टी में हाथों आते ही मसरूफ हो गया था। जब थोड़ी ही देर बाद कैमरे की लाइट फिर से ऑन हुई, मुजावर और बज़म ने एक दूसरे को देखा। यहाँ आने से पहले तो ये याद ही नहीं रहा था कि मीडिया की नज़र हर किसी पर होगी और क्या इन्हें भी मीडिया के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो भी सोच में गुम ही थे। सब माइक इनके सामने लाकर रखा गया। पहला माइक बज़म शाह की तरफ बढ़ाया गया। सफ़ेद शलवार कमीज, कंधे पर अजरक, माथे पर शकन, चेहरे पर गहरी संजीदगी। सर, आप जैसे गांव के सरपंच इस एथलीट पार्टी में, क्या आप भी सियासत में दिलचस्पी रखते हैं? रिपोर्टर ने अदब से पूछा था। हमने कभी सियासत को दिल नहीं दिया। हम दिल सिर्फ गांव के लोगों को देते हैं। ये शहर की चमक दमक में लोगों की दुखों का इलाज नहीं। हम जमीन पर खड़े रहने वाले लोग हैं, कुर्सी पर बैठने वाले नहीं। बज़म शाह ने नजर उठाकर देखा, आवाज़ भारी और लहजा ठहरा हुआ था। महफिल में खामोशी छा गई। रिपोर्टर को जैसे अल्फाज ही ना मिले अगला सवाल करने के लिए। फिर माइक मुजावर शाह की तरफ गया। आंखों में चमक, चेहरा गुस्से से भरा हुआ, जैसे अभी कुछ उखाड़ डालेगा। सर, सुना है आप बहुत गुस्से वाले हैं, क्या ये गुस्सा सियासत में चल सकता है? रिपोर्टर हिचकिचाते हुए बोला। इस वक्त गुस्सा भी नहीं था, वो इस वक्त गुस्से में नहीं था, लेकिन रिपोर्टर के हिचकिचाने पर मुजावर शाह का हल्का सा कहका निकला। गुस्सा सिर्फ वहाँ आता है जहाँ गलत हो। मैं झूठ नहीं सहता और मखौटे नहीं पहनता। अगर सियासत झूठ का खेल है तो मैं इस खेल को उलट भी सकता हूँ। मेरी बात कर भी लगेगी, लेकिन कम अज़ कम सच होगी। है, सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं, हम तो बस अपने भाई के बुलाने पर आए हैं। इसने जैसे मौजू ही ख़त्म कर दिया था, कैमरा बंद हुआ, लेकिन इन दोनों के अल्फाज की गूंज हाल में बाकी रह गई। वहाँ मौजूद सब लोग समझ चुके थे कि ये वो लोग हैं जो किसी कुर्सी या वोट के पीछे नहीं, बल्कि अपने असूलों पर खड़े थे। मुनीर ने गिलास उठाया, होठों से लगाया और एक गहरा घूंट लेकर आंखें बंद कर ली। पार्टी की चमक, गाने, शोर, सब कुछ पीछे रह गया। किसी सुकून आया, लेकिन शराब से नहीं, बल्कि किसी चीखते चेहरे से, किसी टूटी हुई आंख की झलक, किसी गिड़गिड़ाते वजूद की बेबसी। ये सब मंजर इसकी नींद की दुआ थे। किसी की मदद करना, रहम खाना, ये सब इसके नज़दीक कमजोरों का खेल था। मुनीर के लिए असल लज्जत तब थी जब किसी की सांसें इसके हाथों बंद हो जाएं, जब कोई औरत खौफ से इसके सामने सहम जाए। वो बुराई को नहीं करता था, वो खुद बुराई था। दुनिया का कानून, खुदा का खौफ, लोगों की नज़रों का लिहाज, इस सब में वो बहुत आगे निकल चुका था। वो अपने असूल खुद बनाता था और इन्हें तोड़ता भी खुद ही था। जैसे ही पार्टी में किसी ने इसका नाम लिया, महफिल थमी, आवाज़ें रुकी, नसें झुक गई। यही तो वो चाहता था, डर, खामोशी और मुकम्मल इख्तियार। और इस लम्हे सबकी आंखें इस पर थी। इसे फिर सुकून आ गया। वो अपनी हवानियत का ताज पहन चुका था। वो मासूम लड़कियां थी, ख्वाबों से भरी, भरोसे से लबरेज आंखें, जिन्हें मुनीर ने सिर्फ एक चीज़ समझा, शिकार। वो दर हकीकत दरिंदा था, ऐसा दरिंदा जो इज्जत को रोंद कर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लेता है। इसकी हवस, इसकी बर्बरियत, इसका घटियापन, सब कुछ छुपा रहता था महंगे सूटों, सलीकेदार लफ्ज़ों और झूठी हमदर्दियों के पीछे। लोग इसे अच्छा समझते थे, समाज का महजब चेहरा, नौजवानों का रोल मॉडल, औरतों का हमदर्द, लेकिन हकीकत में वो इंसान नहीं था, एक गंदी सोच में लतरा हुआ भेड़िया था। इसने दर्जनों जिंदगियों को बर्बाद किया था, लेकिन किसी को खबर ना हुई, क्योंकि वो हुनरमंद शिकारी था। और अब वो सियासत में कदम रख चुका था, क्योंकि सियासत में आने के लिए इंसान को इंसान नहीं, चालाक, बेरहम और बेशरम होना पड़ता है। और मुनीर पहले ही सब कुछ था। सब लोग शाह की पार्टी में इसकी शमूलियत पर खुश हो रहे थे। वो बड़े एतमाद के साथ बातों में मसरूफ था, मगर इसका दिमाग कहीं और था। इसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी ताकत को मजीद बढ़ाना, अपनी माजी को छुपाना। मुनीर का चेहरा मामूल से ज़्यादा परसुकून था, लेकिन इसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। इसने हमेशा अपनी ख्वाहिश को पूरा किया था और अब भी वो अपनी ज़िंदगी में एक फतह चाहता था, लेकिन इसके ज़हन में नूरम का ख्याल घूम रहा था। वो लड़की जिसने इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज पैदा किया था। वो जानता था नूरम का गवाह बनना इसकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, इसीलिए इसने इसके बारे में सोचना शुरू किया। पार्टी में मौजूद लोगों से बात करते हुए इसके ज़हन में एक मंसूबा चल रहा था, नूरम को डराकर खामोश कर देना। वो जानता था इसकी सियासी ताकत अब बढ़ चुकी है और ये वक्त था कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को ख़त्म कर दे। इसकी मुस्कुराहट में बड़ी मक्कारी थी।
मुनीर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ ये था कि नूरम इसके काले कारनामों की गवाही देगी। वो जानता था कि अगर नूरम ने अपनी ज़ुबान खोल दी तो इसकी सारी ज़िंदगी की हकीकत बेनकाब हो जाएगी और वो जो कुछ इसने छुपाया हुआ था वो आवाम के सामने आ जाएगा। नूरम के जहन में इसके लिए वो दिन महफूज था जब वो इसकी दोस्त वानिया के जाल में फंसा कर जब वो इसकी दोस्त मानिया इसकी जाल में फंसकर इसका शिकार हुई थी। वो गवाह थी इन तमाम वाक़यात के जो मुनीर ने अपनी हवस और खुदगर्जी के तहत किए थे। इस बात का खौफ मुनीर को चैन नहीं लेने दे रहा था। इसने हमेशा अपनी ताकत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था, मगर अब नूरम का गवाही देना सब कुछ ख़त्म कर सकता था। वो जानता था कि नूरम का खामोश रहना इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है और वो किसी कीमत पर इसे अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहता था। इस खौफ ने मुनीर को मज़ीद खतरनाक बना दिया था। वो नूरम को डराकर खामोश कर देने के मंसूबे पर अमल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसकी ज़िंदगी के इस तारीक बाब को हमेशा के लिए बंद कर सके। मुनीर अब अपनी चालाकियों और ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस मसले का हल निकाल चुका था। इसने मिराज को लालच देकर नूरम को एक खुफिया जगह बुलवा लिया था ताकि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। इसका मंसूबा साफ था। वो नूरम के साथ वो सब कुछ करेगा जो उसने 10 साल पहले नहीं किया था जब वो उसकी ज़िंदगी में आया था। इसकी आंखों में वही पुरानी हवस और चमक थी जो हमेशा से इसके अंदर छुपी हुई थी। इसने हर वो तरीका आजमाया था ताकि नूरम को अपनी चाल में फांस सके और अब जब वो बलाहट इसके सामने थी इसका इरादा था कि वो इसे इस खौफ के आलम में मुबतला कर दे जिसे वो हमेशा से करता आया था। नूरम की मासूमियत इसकी गवाही का खतरा इसे हर हाल में ख़त्म करना था। इसने इस खुफिया मकाम को मुहत्तब किया था और इसका इरादा था कि वो उसके साथ वो सब कुछ कर गुजरेगा जो कुछ भी नहीं कर सका था। मुनीर की मौजूदगी में इसका चेहरा परसुकून था, मगर इसके दिमाग में एक वैशी प्लेन चल रहा था। वो जानता था कि अगर नूरम ने अपनी गवाही दी तो इसका पूरा सियासी असर ज़ाइल हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी में जो कुछ बना था वो मिट्टी में मिल जाएगा। वो इस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था जब नूरम इसकी पहुंच में आ जाएगी और वो इसे अपने रास्ते से हटाने के लिए हर हद तक जाएगा। मुनीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मैं तुम्हें अपनी पार्टी के लोगों से मिलवाता हूँ, शावीर ने मुस्कुराकर कहा, मगर इसकी आंखों में कुछ अलग सी बात थी। वो मुस्कुराहट कुछ और कह रही थी, वो इसकी आंखें कुछ और। हाँ चलो, मुनीर ने शावीर के बात का जवाब दिया और साथ ही इसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे शावीर सब कुछ जानता हो, जैसे मुनीर पर शक हो। लेकिन मुनीर ने खुद को संभाला। वो हमेशा की तरह एतमाद से बोला, हाँ ज़रूर, मैं सबसे मिलना चाहिए। आखिर अब मैं भी तुम्हारी पार्टी का हिस्सा हूँ। खुद को परसुकून जाहिर कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था शामी जैसे खामोश बंदे की खामोशी भी खतरनाक हो सकती है। आप ही, ये आप मुझे कहाँ लेकर आई हैं? नूरम ने हल्की सी घबराहट से पूछा। क्या वो मिराल के साथ एक सनसान जहरे तामीर इमारत में दाखिल हो रही थी? मिराल का चेहरा स्पष्ट था, मगर आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था। इन ब्लैकमेलर्स ने मुझे यहीं पर बुलाया है नूरम, यहीं पर मुझे इन लोगों को रकम देनी है। नूरम का दिल तेज से धड़कने लगा। इसने इर्द गिर्द देखा, हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। आप ही, हम आगे नहीं चलते प्लीज़, ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस जाना चाहिए। नूरम की आवाज़ में अब डर साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन मिराल आगे बढ़ चुकी थी और नूरम इसके पीछे मजबूरन कदम उठा रही थी, न जानते हुए भी कि अगला लम्हा इसकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। मैं तुम्हारे साथ हूँ नूरम, तुम्हें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं, मिराल ने नरमी से कहा था। इसका हाथ थमे ऊपर की तरफ चलने लगी। नूरम का दिल धड़क रहा था, कदम हल्के हल्के लरस रहे थे, मगर वो मिराल के साथ आगे बढ़ती चली जा रही थी। चंद सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सामने एक दरवाज़ा नजर आया। मिराल ने बगैर रुके दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में एक लड़का पहले से मौजूद था जो इन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ था। तुम ज़ैद हो? मिराल ने थोड़ा छू कर पूछा। हाँ मैं ही हूँ ज़ैद। लड़की मेरे हवाले करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ज़ैद ने मुस्कुराकर शैतानी आंखों से इन्हें घूरते हुए जवाब दिया था। नूरम के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए थे। इसकी आंखें खौफ से पूरी तरह से फैल गई थी और सांसें से जैसे सीने में अटक रही थी। ऐसे कैसे? ऐसे तुम्हारे हवाले कर दूं? पहले मुझे मुनीर का वादा चाहिए। मिराल का लहजा सख्त हो चुका था। नूरम हैरत से इसकी तरफ देख रही थी। ये तो मिराल थी, इसकी बहन। फिर ये सब कुछ क्या था? ये लड़की दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए, इस बात की क्या गारंटी है? आप ही, ये आप? नूरम की आवाज़ लरज़ गई, आंखें नम होने लगी। चटाक एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा था। मिराल की आंखों में कोई नरमी बाकी नहीं रही थी। चुप, एक लफ्ज़ मत बोल। ना मैं आज से तेरी बहन हूँ, ना कभी थी। नूरम का दिल जैसे किसी ने नोच कर रख दिया था। ये वो लम्हा था जहाँ रिश्ता, भरोसा और प्यार सब कुछ मर गया था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी मिराल की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गई हों। नूरम की सांसें फूली हुई थी, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ दिया था। मिराल इसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल बदली हुई, अजनबी सी, आंखों में नफरत और चेहरे पर गुरूर। तू मेरी बहन नहीं है और ना ही मैंने कभी तुझे बहन समझा, मिराल ने ठंडी आवाज़ में कहा था, जैसे किसी ने जहर में डूबा खंजर निकाला हो। तो सिर्फ एक मोहरा थी, एक रास्ता जिसे मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। नूरम ने बेयकीन नज़रों से देखा था। आप ही, वो सिर्फ इतना ही बोल पाई थी। मिराल ने तंजिया हंसी। आप ही मत कहे मुझे आप ही, ना मैं कभी तेरी बहन थी, ना हूँ ना बनूंगी। मुझे तो हमेशा तुझसे नफरत रही है। तेरी हर खुशी, तेरे हर खौफ, तेरी हर मुस्कुराहट, सबसे नफरत थी मुझे। तू जो चाहती थी तेरा बाप तेरे कदमों में लाकर रख देता था और मेरा बाप 1 रुपया हज करने से पहले 100 सवाल करता था। मैं थक गई थी उस जिंदगी से। नूरम की आंखों में हैरानी और तकलीफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन मिराल ने अपनी बात जारी रखी। जब तेरे बाप ने पहली बार तुझे मेरे
हमारे घर छोड़ा, तब मुझे मौका मिल गया। मैंने तुझे अपने करीब किया, 2 मीठे बोल बोले, तुझे यकीन दिलाया कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, ताकि वक्त आने पर मैं तुझे ऐसे मकाम पर लेकर आऊँ जहाँ से वापसी ना हो। मैंने सब कुछ प्लान किया था नूरम। तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक सीढ़ी थी जिसे चढ़कर मैं ऊपर जाना चाहती थी। मुझे तेरे दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे सिर्फ अपनी कामयाबी से मतलब था। मैंने तेरे दिल में तेरे बाप के खिलाफ नफरत भर दी, इतना ज़हर भरा तो अपने बाप से बात करते हुए डरती थी। बेचारा तेरा बाप तेरे लिए तरसता रहा, तड़पता रहा। लेकिन मैंने इसे बताया कि तुम इससे नफरत करती हो, इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। बेचारा रोता था मेरे सामने। नूरम का दिल जैसे फट गया, वो पीछे हटने लगी जैसे किसी जहरीले जानवर से बच रही हो। आपने आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तो हमेशा आपको बहन माना, आप पर भरोसा किया। यही यही तो मेरी गेम है। तो मुझे बहन समझती रही और मैं तुझे बर्बाद करने की ख्वाब देखती रही। नूरम के पैरों तले जमीन निकल चुकी थी, लेकिन क्यों? नूरम की आंखें आंसू से भर गई थी। वो दीवार से टेक लगाए खड़ी थी, जैसे इसके कदमों तले जमीन निकल चुकी हो। सामने मिराज खड़ी थी, जिसकी जुबान से नफरत रपक रही थी और चेहरे पर एक अजीब सा गरूर था। जानती है मैं तुझसे मोहब्बत से बात क्यों करती थी? मिराज ने एक तनसिया मुस्कुराहट से कहा, ताकि तेरे बाप के पैसों पर ऐश कर सकूं। वो जो तुझे जो वो जो कुछ तुझे देता था, मैं इसका फायदा उठाती थी, तेरे भोलेपन का इस्तेमाल करती थी। फिर वानिया वाला वाकया, वो तो मेरे लिए सोने पर सुहागा था, क्योंकि तू डर गई थी। तेरे खौफ का मैंने खूब फायदा उठाया, हर दिन तुझे डराकर, तेरे एतमाद को तोड़कर, तुझे कमजोर करके मैं जीती रही। मिराल की आवाज़ में अब भी गरूर था। फिर मुझे पता चला कि मेरा कज़न पाकिस्तान में रहता है, खूबसूरत भी है और अमीर भी। मैंने सोचा मेरे बाप से जो ऐश और इज़्ज़त नहीं मिल सकती, वो शायद मेरा शौहर दे सके। मैं इसी लालच में पाकिस्तान आ गई और बज़म से शादी कर ली। जब हमने बज़म का नाम सुना तो उसके चेहरे पर मज़ीद दुख छा गया। इससे तो लगता था कि वो बज़म से मोहब्बत करती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगा, बज़म हर आज़ादी देने को तैयार था, मगर सिर्फ कमरे की हद तक। बाहर की दुनिया इसकी सोच में कहीं थी ही नहीं। इसकी ज़िंदगी सिर्फ गाँव, घर और बच्चा थी, लेकिन मैं बच्चे के चक्कर में खुद को बर्बाद नहीं कर सकती थी। मिराज ने गहरी सांस ली, जैसी पुरानी यादें से घेरने लगी हूँ। मैंने सोचा कि चलो बाकी सब कुछ तो है, तो ये कभी बर्दाश्त कर लेती हूँ, मगर नहीं हो पाया। जब तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो मैंने सोचा पहले की तरह इसे भी खत्म कर दूँ, मसला ही खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। बज़म को सब कुछ पता चल गया। जुर्म की पलकें नम हो चुकी थी, सांसें बेतरतीब थी। और फिर तू तू भी तो मेरे लिए मसला बनने लगी थी। पहले तू मेरी मदद करती थी इन बच्चों को खत्म कराने में, मेरे साथ खड़ी होती थी, लेकिन बाद में तू बड़ी हो गई, सही और गलत को पहचानने लगी, और यही बात मुझे खुलने लगी थी। मलाल अब इसके बिल्कुल करीब आ गई थी, आंखों में नफरत की चमक थी। तू बड़ी हो गई नूरम, और तेरी मासूमियत, तेरी खूबसूरती, तेरे असूल मेरे लिए आज़ाब बन गए। तो अब मेरे लिए खतरा बन चुकी थी। तो अगर बोल पड़ी, अगर सब कुछ सच कह दिया, तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। नूरम साख्त करी रही थी। सामने वो लड़की खड़ी थी जिसे वो बहन मानती रही थी, जिस पर आंख बंद करके भरोसा करती रही थी। आज वही लड़की इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। नूरम की सांसें उखड़ रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। मिराल की जुबान जहर उगल रही थी और इसकी आंखों में बरसों की जलन हसद अंगारों की तरह दहक रहे थे। फिर मैंने सोचा बस बहुत हो गया। मिराल की आंखों आवाज में थकन, गुस्सा और अना सब कुछ झलक रहा था। मैं लंदन भाग जाना चाहती थी, सब कुछ छोड़कर। बसम इसने मेरी कितनी गलतियां माफ की नूरम, बार बार मैंने इसे धोखा दिया, फिर भी वो बर्दाश्त करता रहा। शायद ये भी माफ कर देता, लेकिन तुमने क्या किया? नूरम ने निगाह उठाई। मिराल का चेहरा सुर्ख हो चुका था। मेरे जाने के बाद तूने मेरे ही शोहर से निकाह कर लिया। वो चीही, वो शख्स जिसके साथ मैंने ख्वाब देखे, जिसको मैंने सिर्फ अपना समझा। अब तू इसके साथ आराम से जिंदगी गुजार रही है, और मैं क्या करूं? सर के ऊपर बैठकर भीख मांगू? नूरम का हलक खुश्क होने लगा था, आंखों में हैरत और तकलीफ का तूफान था। तुझे बचपन से मुझसे नफरत होती थी, तुझसे बचपन से मुझे नफरत होती थी। मिराल का लहजा तेज होता गया। तेरी खूबसूरती, तेरी मासूमियत, सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। लोग जब तेरी तारीफ करते थे ना कि नूरम कितनी अच्छी है, कितनी मासूम है, मेरे दिल में आग लगती थी। मिराल एक कदम आगे बढ़ी, इसकी आंखों में पागलपन था। तू इतनी मीठी बातें क्यों करती थी? क्यों सब तुझसे मोहब्बत से पेश आते थे? मेरा तेरा धीमे लहजा, तेरा नरम बोलना, सब कुछ मेरे दिल को चीरता था। जब तू किसी से नजर झुकाकर बात करती थी, मेरे अंदर तूफान उठता था। जुर्म पीछे हटना चाहती थी, मगर मिराल ने अचानक इसका चेहरा अपने हाथों में जकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। इसकी गिरफ्त सख्त थी, जैसे वो बरसों का गुस्सा इससे निकालना चाहती हो। मैंने तुझे सब कुछ सिखाया था नूरम। मिराल का चेहरा इसके बेहद करीब था, चलना फिरना, हंसना बोलना सब, लेकिन तू तो मेरी जैसी क्यों न बनी? तू मेरी जैसी क्यों नहीं निकली? तुरम के आंसू अब खामोशी से बहने लगे। मिराल की गिरफ्त और सवालात दोनों अजीब थे। नफरत की शिद्दत इसके लफ्जों से बाहर निकलकर इसकी उंगलियों की गिरफ्त में आ चुकी थी। वही बहन जो कभी साये के साथ साथ रहती थी, आज इसके दुश्मनों से बढ़कर खतरनाक लग रही थी। तूने ऐसा क्या किया कि इस शख्स को मुझसे मोहब्बत करने के बजाय तुम्हारे पीछे दीवाना बना दिया? मिराल का लहजा चुपता हुआ था, जैसे हर लफ्ज में जहर घोल दिया हो। 6 साल तक वो शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं कर सका, और फिर तुमने इसे 6 महीनों में अपने पीछे ऐसा दीवाना बना लिया कि वो तुम्हारे अलावा किसी और को सोचता तक नहीं। ये कैसे मुमकिन है? कैसे, बताओ मुझे। मिराल का लहजा और भी शदीद हो गया था। तुमने इसे कभी अपने पीछे खींच लिया, मैं इसे क्यों नहीं जुड़ तुमने इसे कैसे अपने पीछे खींच लिया? मैं इसे क्यों नहीं जुड़ पाई? वो शख्स मुझसे दूर कैसे हो गया, और तुम कैसे इसकी जिंदगी का मरकज बन गई? नूरम कुछ बोल ना सकी। इसके दिल में दुख और दर्द की लहर दौड़ रही थी, लेकिन वो इन लफ्जों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी खामोशी में कहीं गहरा गम छुपा हुआ था। मिराल की आवाज़ में नफरत और गुस्से की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, और उसके हर लफ्ज में एक सच्ची साजिश छुपी हुई थी। इसने नूरम को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था, और अब वो इसके साथ खेलने की मनसूबाबंदी कर रही थी, जैसे वो अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे चुकी हो।
ज़रा सोच नूरम, जब इसे पता चलेगा कि इसकी बीवी यानी कि तू अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है, फिर वो क्या करेगा? वो दोबारा मेरे पास आएगा, बस इनके अलावा कोई नहीं जो मुझे कबूल करे। और वो तू भी जानती है कि क्यों, क्योंकि मेरे बाप ने साफ कह दिया था कि अगर तुम्हें लंदन पहुंची तो एयरपोर्ट पर ही वो मुझे गोली मार देगा, क्योंकि मैं इसकी गैरत का कत्ल किया है। मेरे बाप अपने लफ्ज़ों का बड़ा पक्का है, इसीलिए लंदन नहीं जा सकी। 4 महीनों से हर तरफ घूम रही हूँ। जब कोई रास्ता ना मिला तो फिर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन वहाँ पर तो मेरी जगह पर तो कब्जा करके बैठी हुई है, सो अपनी जगह साफ कर रही हूँ, वो भी हमेशा के लिए। इसकी आंखों में जहर की मानत तलखी कुल रही थी, और वो नूरम को मुसलसल हंसा करती रही। वो आदमी देख, मनीर का साथी है, याद है? वही मुनीर जिसे तुझसे खतरा था। 10 साल पहले इसकी हसरतें पूरी ना हो सकी, और अब मैं इसे मौका दे रही हूँ। मुझे किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया नूरम, ये सब कुछ एक साजिश है जिसका मकसद सिर्फ तुझे यहाँ तक पहुँचाना है, और अब ये फैसला वो करेगा कि वो मुझे अपनी रखेल बनाएगा या नहीं। कि वो तुझे अपनी रखेल बनाएगा या नहीं। हिराल की आवाज़ में एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले ही अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हो। नूरम बस खामोश खड़ी थी, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो यकीन ही न कर पा रही हो ये वही मिराल है। नूरम के दिल में उलझन और खौफ का तूफान था। वो इस लम्हे इसका दिल बेचैन हो रहा था। मिराल की बातें नूरम के दिल में गूंज रही थी, जैसे छुरी ने इसके दिल को छेद दिया। वो अपनी बहन के मुंह से वो बातें सुनकर सकते में आ गई थी। तेरा पीटी टीचर तुझे मुबारक हो, और बज़म शाह मेरा हुआ। मिराल ने इस मिराल ने इन अल्फाज के साथ दरवाज़ा बंद किया, और उसकी गूंज नूरम के कानों में गहरी हद तक पहुंची थी। वो खड़ी थी जैसे किसी बड़ी पेशगोई का सामना कर रही हो, मगर इसके अंदर का खौफ भी पूरी शिद्दत से जिंदा था। दरवाज़ा बंद होने के बाद जैसे सब कुछ खामोश हो गया। एक लम्हे के लिए सन्नाटा था। इतनी हसीन है तू, दिल कर रहा है मनीर के आने का इंतजार भी ना करूं, लेकिन क्या है कि वो मुझे बहुत पैसा दे रहा है तेरे बदले, इसलिए खामोश हूं, वरना दिल तो कर रहा है तेरी इस खूबसूरती को। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि इसका फोन बज उठा। वो अपनी बात अधूरी छोड़ता इसे इसी रूम में बंद करते हुए वहां से निकलता चला गया। नूरम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बार बार बजाया, लेकिन शायद बाहर कोई नहीं था। कमरे में गुप अंधेरा था, जबकि इसकी चीखों पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था।